कहानी के स्टार्टिंग में यूएसए के न्यूयॉर्क शहर को दिखाया जाता है। और पर एक नोटिफिकेशन आती है, डायमेंशन प्रिवेंशन इज स्टार्ट। और कुछ हंटर को उन्हें बताया जाता है तुम्हारा मेन मिशन डिफेंस है। फिर डायमेंशन के अंदर क्रैक पड़ती हुई दिखाई जाती है। उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आ रहा था। उस मॉन्स्टर का नाम है बैनमॉथ। अब बैनमॉथ धीरे धीरे बाहर आ रहा था और बैनमॉथ के ऑरा का प्रेशर इस कदर ज्यादा था कि हर हंटर उसके ऑरा का प्रेशर में झुक रहा था। और एक नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है अगर बैनमॉथ को डिफेक्ट नहीं किया गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अब इस कहानी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दिया जाता है। इस दुनिया के अंदर जो भी हो रहा है वो सब कुछ एक गेम के लिए हो रहा है। उस गेम का नाम है बैटलनेट। 2010 से 2022 तक ये गेम इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस था। लेकिन 2022 में कुछ ऐसा हुआ कि ये गेम धीरे धीरे रियलिटी के साथ फ्यूज होने लगी और दुनिया का हालत लगभग खत्म हो चुकी है। इस दुनिया के अंदर बस 10 कंट्री अभी सर्वाइव कर रही है। आज सारे के सारे कंट्री खत्म हो चुकी है। अब एसेसिन शिफ्ट होता है और बैनमॉथ को दिखाया जाता है जो हंटर्स के ऊपर उसके एक अटैक को कर चुका था। और इस अटैक को देख के हर हंटर सोच रहा था यहाँ पर कोई ऐसा फरिश्ता है और हमें बचाए। तभी यहाँ पर एंट्री हो जाता है हमारे इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट का, जो उस अटैक को बस उसके लेफ्ट हैंड से डिफ्लेक्ट कर देता है और उसके एक ही पंच से उस बैनमॉथ के हालत खराब कर देता है, मतलब उसको खत्म कर देता है। और हर कोई हमारे प्रोटैगनिस्ट का इस कदर पावर देख के हैरान था और कहने लगते इतना खतरनाक मॉन्स्टर को बस एक ही आदमी सिंगल हैंडली खत्म कर सकता है, वो है मार्शल सेंथ। और मुझे लगता है हमारे प्रोटैगनिस्ट का एक निकनेम है मार्शल सेंथ। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है यूएस ने इस मिशन को कंप्लीट कर चुका है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है उसने इस अटैक में उसके एक हाथ को खो चुका था और हमारे प्रोटैगनिस्ट को पास के दिखाया जाता है। इसका नाम है सेंथ जिहान और इस दुनिया का टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर के अंदर नंबर 7 पे आता है। अब एक बिल्डिंग के ऊपर से कोई तो कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। उस पर्सन को दिखाया जाता है इसका नाम है ब्रेंट और हमारे जिहान का गिल्ड का गिल्ड मास्टर और इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। तभी उसके पास से एक लड़की जिहान को बुलाती है और उड़ते हुए जिहान के पास जाने लगती है। उसे जाते हुए देख के एक बंदा कहता है मिस आप वहाँ पर मत जाइए, वहाँ पर अभी भी बैनमॉथ का बहुत ज्यादा ऑरा है। लेकिन वो लड़की नहीं रुकती। अब नीचे का सीन दिखाया जाता है बैनमॉथ की बॉडी से जो ऑरा निकल रही थी उस ऑरा से हर कोई हट रहा था। उन लोगों को देखते ब्रेंट कहता है उन स्टूपिड को अगर मरना है तो मरने दो। अब एसेसिन शिफ्ट होता है और उसी लड़की को दिखा जाती है वो जियान के पास आ चुकी थी। जियान को देख के वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि जियान का राइट हैंड कट चुका था। जियान से कहती है जियान तुम्हारा राइट हैंड कट चुकी है। और इस लड़की के बारे में हमें कुछ बातें बताया जाता है। ये इस वर्ल्ड के थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। इसका नाम सोफिया है। सोफिया जियान के हाथ को हील करने का कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ को हील करने में वो नाकाम रहती है क्योंकि जियान के हाथ के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में बैनमॉथ की इविल एनर्जी थी। तभी उन दोनों के सामने बहुत तेज एक येलो रोशनी ग्लो करने लगती है और वहाँ पर एक रिबॉट आ जाती है। ये दरअसल बैनमॉथ के मानने का जो रिबॉट है ये वही है। इस रिबॉट को देखने के बाद वहाँ पर गिल मास्टर आ जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ से हटो, अब रिबॉट को मैं संभालता हूँ। और गिल मास्टर उस रिबॉट के पास आ जाता है और कहता है फास्ट मौका अमेरिकन को मिलेगा, मैं जिसका नाम बुलाऊंगा वो यहाँ पर आके रिबॉट को लेके जाए। एक एक करके नाम बुलाने लगता है और रिबॉट को डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। तब यहाँ पर सोफिया आ जाती है और कहती है मिस्टर गिल मास्टर आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, इस मॉन्स्टर को अकेला जिहान ने मारा है इसलिए आधा रिबॉट तो उसे ही मिलना चाहिए। इस बात को सुन के गिल मास्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, जिहान अमेरिकन नहीं है, वो एक कोरियन है। उसका कोरिया देश खत्म होने की बात वो हमारे यहाँ पर रहने के लिए आया है। वो बस हमारा पालतू कुत्ता है, हमारे लिए काम करेगा और हमारे पीछे पीछे दुम हिलाएगा। इस बात को सुन के सोफिया कुछ कहने आ रही थी लेकिन जिहान उसको रोक लेता है और उसे कहता है सोफिया तुम्हें कुछ भी कहने का जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा सुनते सुनते आदत हो चुका है। इस बात को कहते हुए वो ऐसे जाने लगता है और जाते हुए सोचता है इस दुनिया के अंदर मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए बन पाया क्योंकि मेरे पास एक एसएस क्लास का स्किल था जिसका नाम था नेमलेस डिवाइन हार्ट। मैं किसी भी स्किल को देखने के बाद उसके माथ से उसे फिर से रिक्रिएट कर सकता था। लेकिन मेरे मन के अंदर बस एक ही रिग्रेशन है, मैं अकेला बस सर्वाइव कर पाया। अब जियान को एक कार के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। उसके हाथ को हील करने का कोशिश करता है लेकिन उससे उसका हाथ हील नहीं हो रहा था। तभी ऊपर नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है आज का ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। इस टेस्ट में बस चाइना और यूएसए ने कंप्लीट किया है और सारे के सारे कंट्री इस टेस्ट में फेल हो चुका है, इसलिए दुनिया के मैप से उनका कंट्री हट चुकी है। इस मैच को पढ़ने के बाद हर कोई बहुत ज्यादा हैरान हुआ था। तभी यहाँ पर और एक नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है इस डायमेंशन प्रिवेंशन का एंड का वक्त हो चुका है। आपके पास बस लास्ट ही बैटल है। आपको कुछ इस नंबर मतलब 4000 से भी कुछ ज्यादा और आप नंबर को पढ़ सकते हो, इतना और से फाइट करना है और यही लास्ट बैटल है। इन और के नंबर को देख के हर कोई बहुत ज्यादा हैरान हुआ था। तभी पीछे से सोफिया कहती मिस्टर गिल मास्टर हमें जिहान को बुलाना चाहिए, वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। लेकिन गिल मास्टर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, मैं इना पावरफुल हूँ कि हमारे ह्यूमैनिटी को सेव कर सकूं। और हमें दिखाया जाता है 4000 से भी ज्यादा और के सामने ह्यूमैनिटी के बस 5 ही होप खड़ा हुआ था।
अब गिल्ड मास्टर उन ऑर्क के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और उनसे कहता है डिस्गस्टिंग पिग, तुम्हें देख के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। इस बात को कहते हुए उन ऑर्क के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एक ही ऑर्क उसके एक सिंगल अटैक में गिल्ड मास्टर को मार देता है। गिल्ड मास्टर को मरते हुए देख के सारे के सारे ह्यूमन बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बस एक ही अटैक में मारा गया था। और ऐसे ही वो सारे के सारे ऑर्क ह्यूमैनिटी के सारे होप को मारते चला जाता है और मारते ही चला जाता है। ऊपर नोटिफिकेशन आती जाती है और बताया जाता है ह्यूमैनिटी के फर्स्ट होप, सेकंड होप, थर्ड होप मारा जा चुका है। आखिर में वो ऑर्क सोफिया के पास जाता है और सोफिया को भी एक ही अटैक में खत्म कर देती है। और यहाँ पर फिर से और एक नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है ह्यूमंस ने इस बैटल को हार चुका है, इसलिए उनके अर्थ को यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। अब जियान को दिखाया जाता है उसके पैर के नीचे एक ब्लैक होल क्रिएट हो रही थी और सारे के सारे ह्यूमंस को उसके साथ जियान को भी उस ब्लैक होल के अंदर समाने लगती है। ऐसे ही पूरे के पूरे धरती को वो ब्लैक होल समा लेती है और सारे के सारे ह्यूमंस अब धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगती है। हमें दिखाया जाता है पूरी की पूरी अर्थ वहाँ पर डिसअपेयर हो जाती है। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है और बताया जाते हैं ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। तब यहाँ पर एरर मैसेज आने लगती है, कोई ऐसा ह्यूमन है जो अभी भी जिंदा है। अब उस पर्सन को दिखाया जाता है, ये पर्सन और कोई नहीं, ये जियान था। जियान का धीरे धीरे आंख खुलती है, वो चारों तरफ देखता है और कहता है क्या मैं बस अकेला सर्वाइव कर पाया? मुझे लगता है मेरा नेमलेस डिवाइन टर्ट उसने मुझे यहाँ पर सर्वाइव किया। उसके नाम भी मुझे पता चल चुका है, लेकिन उसके नाम को पर बता नहीं पाता कुछ अननोन रीजन के कारण में। अब जियान सोचने लगता है उसने गलती क्या किया, उसे अगर और एक मौका मिलता वो सब कुछ सेंस कर देता है। इस दुनिया का हालत कभी भी ऐसा होने नहीं देता। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और कुछ अननोन क्रिएचर को दिखाया जाता है, जिनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग इन रेलम के गॉड है। और जियान के सारे बात सुन के अपने अंदर बातें करने लगता है, इस बच्चे को क्या किया जाए, इसके पास में भेज दिया जाए या पर नहीं। इस बारे में उनके अंदर बहुत देर तक वोट चलती है और इस वोट का अगली रिजल्ट आती है जियान को उसके पास में भेज दिया जाए। अब अगले ही पल उसका धीरे धीरे आंख खुलता है। आंख खोलने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ था, लेकिन उसे पता चल जाता है उसे फिर से उसके पास में भेज दिया गया है। इसलिए उसके स्टेटस विंडो को बुलाता है और उसके सामने उसका स्टेटस विंडो खुल जाता है। इसके अंदर उसका लेवल 2 था और वो एक एफ रैंक का था। इसका मतलब उसे फिर से पहले से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी खुश था क्योंकि उसके पास लाइफ के सारे मेमोरी है। उसने इस गेम को एंड तक देखा है, इसलिए वो कैसे भी करके इस लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा कि इस दुनिया की हालत कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। अब जियान एक पेंटिंग के पास जाता है और उसे देखते हुए हमें बताने लगता है 2020 के अंदर बैटल.नेट इस दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस थी और इसमें कोरिया का रैंक टॉप 3 में था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि कोरिया के अंदर बहुत ही फेमस और ताकतवर प्लेयर्स था और इस दुनिया के अंदर टॉप 11 प्लेयर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसमें से टॉप 3 में स्वॉर्ड किंग सॉन्ग यूंग था और वो बहुत ही आसानी के साथ हमारे कोरिया को हर वक्त टॉप 3 रैंक दिला देता था, इसीलिए वो कोरिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस था। लेकिन उसने एक दिन अनाउंसमेंट किया वो और कोरिया के लिए कोई भी गेम प्ले नहीं करेगा, वो जापान में चला जाएगा, जापान के एक सिटीजन बन के जापान के लिए हर गेम को प्ले करेगा। इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद उसके सारे के सारे फैन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था और हर कोई सोचने लगा था अगर स्वॉर्ड किंग हमें छोड़ के चला जाएगा तो हमारे कोरिया का रैंक बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगी। लेकिन हमें न्यूज में बताया गया था ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर स्वॉर्ड किंग चला भी जाता है तो एटलीस्ट हमारे कोरिया का रैंक टॉप 20 में रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। धीरे धीरे दिन जाते गया और कोरिया का रैंक और भी नीचे गिरते गई। आखिर में हर कोई कोरिया के बारे में भूल चुकी थी और जब एक गेम धीरे धीरे रियलिटी के साथ फ्यूज होने लगी थी, सबसे पहले जो कंट्री दबा होने के कगार में जा चुकी थी वो थी कोरिया। कोरिया को दबा होते हुए देख के सारे के सारे कोरियन बहुत ज्यादा घबरा चुका था और सारे के सारे कोरियन स्वॉर्ड किंग को दोषी ठहराने लगी थी। अब रियल लाइफ में जियान को दिखाया जाता है उस पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ था और उस पेंटिंग को देखते हुए कहता है ये गद्दार और कोई नहीं मेरा जीजू है, और एक ही पंच में उस पेंटिंग को तोड़ देता है और कहता है मेरी बहन को इस दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं मिली थी जिससे वो प्यार कर सके। अब कुछ देर बाद जियान को दिखाया जाता है वो बैठे बैठे उसके स्टेटस विंडो को देख रहा था। इसे देखते हुए बहुत से हैरान हुआ था और कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक अवेकनर कैसे बन सकता हूँ। और मुझे जाता किया थे मैं मेरे पास के इस टाइम में बहुत ज्यादा आलसी किस्म का इंसान था, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता था, हर दिन दारू पीता था और कैबलिंग करता था। मेरा बॉडी बहुत ज्यादा वीक थी, लेकिन एक अवेकनर के लिए मेरे बॉडी कैसे सिलेक्ट हो सकती है। और वो वहां से उठ के कहीं पर जाने लगता है। तभी उसका नजर एक बोतल के ऊपर गिरता है। उस बोतल को देखते हुए सोचता है क्या एक EXP पोशन है, लगता है इसे ही मैंने रात में दारू समझ के पी लिया था और इसलिए मेरा बॉडी इतना ज्यादा कैपेबल हो चुकी है कि वो अवेकनर के बॉडी में तब्दील हो सकता है। अब वो फिर से उसके स्टेटस विंडो को देख रहा था जहां पर उसे 1 लाख से भी ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट मिला था। इस अचीवमेंट पॉइंट को देख के वो सोचता है ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मैं मर के फिर से मेरा पास में रिकनेक्ट हुआ हूँ, मुझे इतना फैसिलिटी तो मिलना ही चाहिए। अब उसकी इन्वेंटरी को चेक करने लगता है जिसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क कलर टोकन था। उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हुआ था और इसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। उसके डिस्क्रिप्शन को जब पढ़ने लगता है उसे बताया जाता है ये अचीवमेंट पॉइंट एक्सचेंज टोकन है, इसका मतलब इससे आप गैबलिन टाइप के कर सकते हो। आपके अचीवमेंट पॉइंट को यूज करके आपके लक को थोड़ा सा यूज कर सकते हो जिससे उसे अच्छा आइटम भी मिल सकता है। इसलिए
जियान भी और उसके कुछ स्पिन को करता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं मिलता, बस उसका इन्वेंट्री लेवल अप होकर लेवल 3 में चला जाता है। अगला स्पिन करने के लिए जियान को 40,000 अचीवमेंट पॉइंट चाहिए था, लेकिन जियान के पास 50,000 अचीवमेंट पॉइंट था, इसलिए जियान सोचने लगता है क्या करेगा। आखिर में जियान डिसीजन लेता है और अगले स्पिन करेगा, और जियान अगले स्पिन को कर देता है, जिससे उसे कुछ ऐसा स्किल मिलता है, इससे उसके इन्वेंट्री के अंदर कुछ भी टूटा फूटा आइटम को लाने के बाद उसको ठीक कर सकता था। अब चेन शिफ्ट होता है और जियान उसके फिंगरप्रिंट को यूज करके एक रूम के अंदर एंटर करता है, जहाँ पर एक बहुत ही हाईटेक गेमिंग कंट्रोल था। उसे देखते हुए जियान कहता है ये मेरा जीजू का गेमिंग कंट्रोल है, वो हमारे कोरिया का एक बहुत ही हाई लेवल का गेमर था, इसलिए उन्होंने ऐसे कंट्रोल को खरीद कर रखा था। ऐसा कंट्रोल में दावा के साथ बता सकता हूँ हमारे कोरिया के अंदर किसी के भी पास नहीं है। अब जियान उस कंट्रोल के अंदर गेम खेलने के लिए बैठ जाता है, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है इस कंट्रोल की इन्वेंट्री के अंदर एक प्रोडक्ट है, आप क्या उसे देखना चाहोगे। जियान भी उसे हाँ कर देता है। उस इन्वेंट्री के अंदर एक ए क्लास का टूटा हुआ ब्रश था, उसे देखने के बाद जियान भी उसकी स्किल से उसे ठीक करने का कोशिश करता है और वो ब्रश फाइनली ठीक हो जाता है और वो एसएस क्लास का ब्रश बन जाती है। लेकिन तब तक जियान ने जिस गेम को स्टार्ट किया था उसके 10 सेकंड का काउंटडाउन ऊपर स्टार्ट हो जाती है। जियान फटक से उस ब्रश को उठाता है, उसके स्टेटस के साथ छेड़खानी करने लगता है। उस ब्रश से और जियान के स्टेटस से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही थी। जियान कहने लगता है मेरे स्टेटस को मुझे कैसे भी करके एक परफेक्ट शेप में मतलब परफेक्ट नंबर पे लाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा मार्शल एनर्जी नहीं जगेगी। जियान का काम यहाँ पर खत्म होने से पहले उसका काउंटडाउन खत्म हो जाती है और जियान को टेलीपोर्ट यहाँ से कर दिया जाता है। हमें बताया नहीं जाता जियान ने उसकी मार्शल एनर्जी को जगा पाया या फिर नहीं। अब यह सीन शिफ्ट होता है और एक एरिना का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है तुम्हारे अभी के लिए मिशन है सर्वाइव करना। यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर होगा, उसके साथ साथ 100 प्लेयर होगा, इनसे बचते हुए तुम्हें कैसे भी करके खुद को जिंदा रखना है। और जियान को टेलीपोर्ट करके इसी प्लेस के अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ पर आने के बाद जियान बहुत ही घबराते हुए उसके स्टेटस विंडो को बुलाता है। उसके स्टेटस विंडो को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है फाइनली मैंने मेरा मार्शल एनर्जी को जगा लिया। अब जियान के स्टेटस को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जियान का मार्शल पॉइंट 5 था। तभी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है आपने बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया है, इसलिए आपको 10,000 अचीवमेंट पॉइंट दिया जाता है। इस अचीवमेंट पॉइंट को देख के जियान हंसने लगता है और कहता है अचीवमेंट पॉइंट कमाना बहुत ज्यादा आसान है। और जियान इस सारे के सारे बात उसके मन में सोच ही रहा था, तभी यहाँ पर गेम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा घायल हो तो यहाँ पर मर जाते हो तो 100% दर्द तक को फील होगा। जियान सोचने लगता है वो जिस गेमिंग कंट्रोल से इस गेम को खेल रहा है वो इतना ज्यादा हाईटेक है, इससे उसे 99.9% दर्द फील नहीं होगा। और तभी जियान नोटिस करता है उसके सिस्टम से उसे क्विज मिली है, यहाँ पर जो टेस्ट होने वाली है उसमें उसे फास्ट आना है। जियान अगर फास्ट आ जाता है तो उसे 1000 अचीवमेंट पॉइंट मिलेगा। जियान ने सारे के सारे क्विज देख ही रहा था, तभी यहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाता है और जियान के पीछे से एक बंदा स्वॉर्ड से जियान के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है नूबी यहाँ पर मर जा। लेकिन जियान उसके स्वॉर्ड को बस उसके 2 फिंगर से रोक लेता है। जियान का इस कदर पावर देख के वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है और जियान बहुत ही बैड स्माइल करती है उस बंदे से कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे मेरा फर्स्ट किल देने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर हमें गेम के बारे में थोड़ा बहुत बातें बताया जाता है। गेम के अंदर बहुत सारे गिल्ड है जो प्लेयर को मैनेज करते और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते और ये जो बंदा जियान के ऊपर अटैक किया था ये भी एक गिल्ड से आता है। इसका गिल्ड का नाम है डिवर्सन और इसका नाम है डू। और डू इस एरिना के अंदर एंटर करने के बाद सोचने लगता है मुझे कैसे भी करके टॉप 50 के अंदर आना पड़ेगा। मैं जिस गिल्ड से आया हूँ वो बहुत ज्यादा फेमस है, मेरे गिल्ड से स्वॉर्ड किंग जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर निकला है। वो चारों तरफ ढूंढने लगता है उसे कुछ वीक प्लेयर मिल जाए, लेकिन उसे चारों तरफ स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदा ही मिल रहा था। आखिर में उसका नजर हमारे जियान के ऊपर गिरता है और जियान का हालत देख के वो सोचने लगता है ये बंदा बहुत ज्यादा वीक होगा और गेम जब स्टार्ट होगा मैं मेरी स्पीड और एजिलिटी को यूज करके उसे बहुत ही आसानी के साथ मार दूंगा। और उसके स्पीड और एजिलिटी को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा हाई था। गेम स्टार्ट होता है, टू सीधा जाके जियान के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद क्या हुआ था आपको तो मालूम ही है। अब प्रेजेंट टाइम में जियान को दिखाया जाता है जियान बस उसके 2 फिंगर से उसके स्वॉर्ड के साथ डू को पीछे की तरफ फेंक देता है और डू की तरफ देखती है उससे कहता है क्या तुम कॉन्फिडेंस हो तुम्हारे इस बकवास एजिलिटी और स्पीड के साथ मुझे मार भी पाओगे। इस बात को सुनकर डू बहुत ही अपमानित फील करता है और जियान से कह रहा है तुम्हें क्या लगता है मेरे ए रैंक की स्पीड और एजिलिटी बकवास है, तुम रुको मैं मेरी स्किल के साथ तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जियान कहता है हाँ तुम जैसा मैंने बहुत देखा है। इससे डू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही खतरनाक और बाहर निकल रही थी। वो सीधा जाके जियान के गर्दन के ऊपर बाढ़ करता है, लेकिन जियान झुक के उस अटैक को डॉज कर लेता है। डू सीधा सीधा जियान के ऊपर बहुत सारे अटैक करते जाता है। जियान उस अटैक को डॉज करते जाता है। अटैक को डॉज करते हुए सोचता है सच में ये अटैक बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन मैंने मेरी लाइफ में काउंटलेस लड़ाई किया है, इसलिए सारे के सारे अटैक मेरे सामने बच्चे के माफी के ये सब मुझे बहुत ही आसानी के साथ दिख जा रही है। और डू जियान को उसके सारे के सारे अटैक को डॉज करते हुए देख के बहुत ही गुस्सा हो चुका था और जियान के ऊपर अटैक करने आला ही था, लेकिन जियान बहुत ही आसानी के साथ उसके हाथ से उसके स्वॉर्ड को गिरा देता है और उस स्वॉर्ड को खुद से पकड़ के डू के ऊपर से कूद के उसके पीछे आ जाता है और डू के गर्दन के अंदर उस स्वॉर्ड को घुसा देता है। डू पर मरने लग के मरते हुए कहता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे मार के बच जाओगे, मुझे वापस आने दो फिर मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। इस बात को कहते हुए डू पर मर जाती है, क्योंकि इस बात को सुनकर जियान सोचता है ऐसा
ऐसा हूँ कि मुझे बहुत लोगों ने दिया। तभी जियान के हाथ से डू का स्वॉर्ड गायब हो जाती है। जियान के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है आपने एक प्लेयर को हंट किया, इसलिए आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट दिया जाता है। तभी जियान के कान में एक साउंड आती है। जियान जब उस तरफ देखता है वहां पर कुछ ऑर्क मॉन्स्टर था। जिन्हें देखते हुए जियान कहता है यहाँ पर 100 ऑर्क मॉन्स्टर है और एक टेस्ट का ही पार्ट है। ऐसे भी एक ऑर्क को किल करने के बाद आपको 0.1 पॉइंट मिलेगी। इसका मतलब आपको 10 ऑर्क को किल करने के बाद एक किल काउंट होगी, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लेयर इन ऑर्क को अवॉइड करते हैं। तभी जियान के सिस्टम से एक क्विज पॉप अप होती है और उसे बताया जाता है यहाँ पर आपको 30 ऑर्क मॉन्स्टर को किल करना है। इसके रिवॉर्ड में आपको 500 अचीवमेंट पॉइंट मिलेगी। इस रिवॉर्ड को देखने के बाद जियान सोचता है ऐसे भी मोस्ट ऑफ द पब्लिक इन ऑर्क को अवॉइड करते, लेकिन उन्हें मुझे मानना पड़ेगा। इस बात को कहते हुए उनके तरफ बढ़ जाता है और वो सारे के सारे ऑर्क जियान को उनके तरफ आते हुए देख के कहता है एक ह्यूमन हमारे तरफ बढ़ रहा है, क्या वो पागल हो चुका है। इस बात को कहते हुए वो ऑर्क उनके एक से पर कुल्हाड़ी को जियान की तरफ फेंक देता है, लेकिन जियान बहुत ही आसानी के साथ उनके कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और उनके तरफ फिर से फेंक के मारता है और इससे बहुत सारे ऑर्क कोई पर मर जाती है। और वो सारे के सारे ऑर्क जियान का इस कदर पावर देख के हैरान था। तभी उनके सामने से जियान गायब हो जाता है और अचानक से उनके पीछे आके उसी कुल्हाड़ी को पकड़ के बहुत सारे ऑर्क के बॉडी से सिर को अलग कर देता है। और ऐसा खौफनाक मंजर को देख के सारे के सारे ऑर्क सहम चुका था, इसलिए एक साथ जियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जियान कहाँ कम था, उसके उस कुल्हाड़ी से और एक भाला को उठा के उन ऑर्क के साथ फाइट करते जाता है। लेकिन एक वक्त में जियान का भाला टूट जाती है, लेकिन जियान वहां पर हार नहीं मानता। उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी था उससे एक के बाद एक ऑर्क को मारते जाता है, लेकिन आखिर में एक ऑर्क के ऊपर अटैक करते हुए उसके कुल्हाड़ी बराबर टूट जाती है। जियान कहता है क्या यूजलेस प्रोडक्ट है, लेकिन जियान के हाथ में कोई भी वेपन को ना देख के सारे के सारे ऑर्क कहने लगते ह्यूमन के पास कोई भी वेपन नहीं, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो, उसे मार दो। और सारे के सारे ऑर्क जियान के ऊपर चढ़ाव होने लगता है, इसलिए जियान उसके पैर को इस कदर प्रेशर से मिट्टी के ऊपर मारता है, मिट्टी ऊपर टूटने लगती है, सारे के सारे ऑर्क नीचे गिरने लगता है। अचानक से जियान के हाथ में एक स्वॉर्ड आता है और उसी स्वॉर्ड से जियान एक के बाद एक ऑर्क को चीरते जाता है, फाड़ते जाता है, ऐसे सारे के सारे ऑर्क को मारते चला जाता है। जियान का इस कदर पावर देख के एक ऑर्क कहने लगता है एक कोई ह्यूमन नहीं, एक मॉन्स्टर है, लेकिन जियान उस ऑर्क को भी नहीं बख्शता, उसे भी ऊपर मार देता है और ऐसे जियान का क्विज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब जियान उसके स्टेटस विंडो को देखने लगता है, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है आपको 500 अचीवमेंट पॉइंट मिली है। उसके साथ साथ आपके लेवल को भी इंक्रीज कर दिया जाता है। जियान सोचता है क्या मिडिल ऑफ द गेम के अंदर लेवल को इंक्रीज हो जाना, ऐसा किसी के भी साथ भी नहीं होता, लेकिन मेरे साथ हुआ। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है और मुझे लगता है मेरा लेवल बहुत ज्यादा लो है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब जियान उसके स्टेटस विंडो को देखते हुए हमें बताने लगता है आपके मार्शल पावर को जगाने के लिए आपके स्टेटस विंडो को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर रखना पड़ेगा। आपका स्ट्रेंथ, एजिलिटी और विटालिटी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में लाने के बाद आपके मार्शल पावर को जगा पाओगे और मार्शल पावर को जगाने के बाद आपके सेम लेवल के प्लेयर से भी आप कहीं गुना स्ट्रांग होगे। और ऐसे भी मेरे मार्शल पावर को ज्यादा करने का मेन रीजन कुछ अलग है। असल में मेरे मार्शल पावर को जल्दी से 30 में ले जाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मेरे नेमलेस डिवाइन आर्ट को अनलॉक कर पाऊंगा। मेरा नेमलेस डिवाइन आर्ट मेरा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्किल है। इस बात को सोचते हुए उसके मार्शल पावर में प्रेस करता है, जहाँ पर वो देखता है उसका मार्शल पावर 5 से 6 में जा चुका था। इसे देखते हुए जियान हैरान होता है और कहने लगता है मार्शल पावर को ज्यादा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे पास लाइफ का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए लगता है मेरे मार्शल पावर बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन तभी जियान को किसी ने एरो से शूट कर दिया था। जियान बहुत ही आसानी के साथ उस एरो को डॉज करता है। हमें दिखाया जाता है वहां पर एक अड़चन लड़की और एक टैंक था। वो लड़की कहती है उसने डॉज के लिए, टैंक कहता है हाँ बास्टर्ड बहुत ज्यादा लकी है। वो लड़की कहती है टाइम बहुत ही कम है, इसलिए जल्दी जल्दी हमें उसे किल करना पड़ेगा। टैंक कहता है हाँ चलो, लेकिन हमारा रूल सेम रहेगा, जो आखिरी बार करेगा किल उसका ही होगा। अब जियान उन दोनों की तरफ देखते हुए सोचता है ये दोनों ही एक ही किल के मेंबर है, इसलिए बहुत ही आसानी के साथ टीम अप कर लिया। लेकिन गेम के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं कि आप टीम अप नहीं कर सकते और मुझे देख के हर किसी को लगेगा मैं बहुत ही एक आसान टारगेट हूँ। अब जियान लीडर बोर्ड को देखने लगता है, जहाँ पर वो 4 किल के साथ फर्स्ट प्लेस में था। इसे देखते जियान सोचता है मैं अभी के लिए फर्स्ट प्लेस में हूँ, लेकिन फर्स्ट प्लेस में रहने के लिए मुझे और भी ज्यादा किल करना पड़ेगा। इन दोनों बास्टर का शुक्रिया मेरे हाथ में मर के मुझे पॉइंट देने के लिए। लेकिन तभी वो लड़की जियान के ऊपर अटैक करने आली थी, लेकिन जियान उसके स्वॉर्ड के साथ इस कदर स्पीड में आगे बढ़ता है उस लड़की कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तब तक उसका बॉडी बीच से फाट चुकी थी और उस लड़की का मौत हुई पड़ी हो जाती है और सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है 58 सर्वाइवर अभी के लिए एलाइव है, ये ट्यूटोरियल बहुत ही जल्दी एंड होगी। और जियान का इस कदर पावर देख के वो टैंक बहुत ज्यादा हैरान था। जियान से कहता है तुम एक लड़की के साथ ऐसा हरकत कैसे कर सकते हो। तभी उसके सामने से जियान गायब हो जाती है। अचानक से उसके पीछे आके उसके गर्दन में उसके स्वॉर्ड से एक बाढ़ करता है। इस बाढ़ से उस टैंक के आर्मर में बस एक सिंगल स्क्रैच आती है और टैंक हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है ये मेरा बी रैंक का आर्मर है, तुम्हारे छोटे मोटे अटैक से एक कभी भी नहीं टूटेगी। लेकिन जियान उसके बात पर ध्यान नहीं देता, उसी एक ही प्लेस के अंदर उसके स्वॉर्ड से एक के बाद एक बार करते जाता है, करते ही चला जाता है। आखिर में वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाती है और वही से स्वॉर्ड को घुसा के जियान उसके काम को ही बड़ी तमाम कर देता है। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाई जाती है जो चाय पीते हुए जियान के गेम प्ले को देख रही थी। देखते हुए कहती इस बंदे को देख के कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर नहीं लग रहा है, लेकिन इसका गेम प्ले बिल्कुल एक प्रोफेशनल प्लेयर जैसा है। इस लड़की का नाम है ली ह्यून, टू स्टार गिल्ड के
थर्ड डिवीजन गिल मस्टर्ड है। ह्यून की ऐसी बात सुन के उसके पास से उसका बॉडीगार्ड इम कहती है, तो मिस आप क्या चाहते हो, मैं क्या उसे मार दूं? इस बात को सुन के ह्यून कहती है, अभी के लिए तुम्हें उसके साथ भिड़ने का कोई भी जरूरत नहीं है, उसका पावर तुम्हारा सोच से भी पड़े है। इम कहती है, ओके मिस, मैं समझ चुका हूँ, मैं जियान को अवॉइड करूंगी। उसका मिस कहती है, तुम्हें बस अभी के लिए जितना भी कमजोर या पर नॉर्मल प्लेयर से उसे मार के तुम्हें टॉप में जाने का कोशिश करना चाहिए। अब एसेसिन शिफ्ट होता है और इम को दिखा जाती है वो गेम के अंदर आ चुकी थी। एक के बाद एक प्लेयर के ऊपर अटैक करती हुई जियान के बारे में सोचने लगती है, मुझे कैसे भी करके और भी किल करना पड़ेगा, नहीं तो वो बंदा फर्स्ट प्लेस में रह जाएगा। उसके वेपन के बारे में हमें बताया जाता है, उसका वेपन एक एस क्लास का वेपन है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब एसेसिन शिफ्ट होता है और जियान को उसके घर पे दिखा जाता है। तब जियान के पास एक नोटिफिकेशन आती है, आपने टावर के ट्यूटोरियल को फर्स्ट प्लेस के साथ खत्म किया है, इसलिए आपके ईएक्सपी को 50% इंक्रीज किया जाता है। उसके साथ साथ आपको 3 टाइम लेवल अप किया जाता है। जियान का लेवल 3 से 6 में जा चुका था और जियान उसके मार्शल पावर को चेक करने लगता है, जहाँ पर जियान का मार्शल पावर 6 से 9 में जा चुकी थी। इसे देख के जियान खुश होता है और कहता है, अभी के लिए मेरा लेवल बहुत जल्द लो है, इसलिए मेरे सारे के सारे स्टैट बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करिए। तभी जियान को और एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है, आपने अकेले बहुत सारे गॉब्लिन को हंट किया है, इसलिए आपको एक टाइटल दिया जाता है। उसके साथ आपके एक्सपी को 20% इंक्रीज किया जाता है और आपके सारे के सारे स्टैट को ऑन पॉइंट करके इंक्रीज किया जाता है। अब जियान ऐसे उसके स्टेटस को चेक करता है। स्टेटस को चेक करते हुए जियान को मालूम चलता है वो 5 लेवल के ऊपर जा चुका है, लेकिन वो अभी तक किसी भी क्लास को चूज नहीं किया था। अगर कोई भी प्लेयर 5 लेवल के ऊपर जाने के बाद क्लास को चूज नहीं करता तो आगे वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकता। और चूज करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट प्लेस में आता है वॉरियर, उसके बाद आता है आर्चर, फिर आता है मेस और फिर आता है एक सपोर्टर क्लास। और मैं मेरे पास लाइफ में एक वॉरियर था, इसलिए इस लाइफ में भी अगर वॉरियर क्लास को चूज करता हूँ तो बहुत ही आसानी के साथ ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन इस लाइफ में मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, इसलिए मुझे कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा। और अगर कभी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो मेरे पास मेरा अचीवमेंट स्टोर है, इसके अंदर 10,000 अचीवमेंट पॉइंट देके मैं फिर से मेरे क्लास को चेंज कर सकता हूँ। इस बात को कहते हुए किसी एक क्लास को चूज करता है। इस बारे में अभी के लिए हमें बताया नहीं जाता है। अब एसेसिन शिफ्ट होता है और कुछ ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है जो यहाँ पर रॉर कर रही थी। तब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है, आपका जो ट्यूटोरियल है उसका सेकंड राउंड यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर आपके क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना है और इन ज़ॉम्बीज के अटैक से खुद को सर्वाइव करना है। यहाँ पर इम भी थी। इम इन ज़ॉम्बी को देखते हुए कहती है, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। तभी उसके पीछे बहुत तेज रोशनी ग्लो करती है और वहाँ पर उसके 2 टीममेट आ जाता है, एक आर्चर और एक मेस था। इन्हें देखते ही इम कहती है, एक है आर्चर, ये बहुत ही अच्छा गिल्ड से बिलोंग करती है, उसके साथ साथ इसका इक्विपमेंट भी बहुत ही अच्छा है। और एक मेस, इसका इक्विपमेंट बहुत ज्यादा हाई क्लास के और बहुत ज्यादा महंगा भी है। और मुझे लगता है ये दोनों इस बैटल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हमारे सपोर्टिव क्लास का टीममेट वो कहाँ पर है? वो ये बात सोच ही रहा था, तभी यहाँ पर बहुत तेज मतलब बहुत ही तेज रोशनी ग्लो करती है और उसके अंदर से उनके सपोर्टिव क्लास के वॉरियर बाहर आता है। ये पर्सन और कोई नहीं, ये दरअसल जियान था। अब एसेसिन शिफ्ट होता है और 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान ने सपोर्टिव क्लास को चूज किया था। उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है और उससे बताया जाता है, आप क्या सच में सपोर्टिव क्लास को चूज करना चाहते हो? जियान भी बार बार टैप करके सपोर्टिव क्लास को चूज कर लेता है और जियान के पास नोटिफिकेशन आती है, आपने सपोर्टिव क्लास को चूज किया है, इसलिए आपके डिवाइन पावर को अनलॉक किया जाता है। अब जियान हमें सपोर्टिव क्लास के बारे में बताने लगता है, अगर आप सपोर्टिव क्लास को चूज करते हो तो आपको डिवाइन पावर दिया जाता है। इसके साथ आप एक वॉरियर को पुश कर सकते हो उसको ग्रो करने में। लेकिन अगर एक सपोर्टर खुद को ही पुश करे ग्रो करने में तो क्या होगा, सोच के देखो। अब जियान को दिखाया जाता है, जियान ने बस अभी अभी ट्यूटोरियल के अंदर एंटर किया था। जियान को देखते ही इम सोचती है, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसने सपोर्टिव क्लास को चूज क्यों किया? लेकिन जियान को देखती हुए मैजिशियन बहुत ज्यादा हंस रहा था और हंसते हुए कहता है, इस बास्टर्ड को देखो, इसके पास बस एक रॉड है, ये सपोर्टिव क्लास का प्लेयर है, इसे क्या लग रहा है इस रॉड से इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर गए? ऐसे जियान को बहुत ज्यादा बुरा कुटा सुनाने लगता है। लेकिन जियान उसके एक भी बात के ऊपर ध्यान नहीं देता, इसलिए और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जियान को और भी बुरा कुटा सुनाने लगता है। इसलिए आर्चर उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। इन लोगों का ऐसा फाइट देख के इम सोचती है, मुझे इन लोगों के फाइट के अंदर बिल्कुल भी नहीं गिनी, मुझे ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पैनल में जियान उसको कॉलर से पकड़े हुए टावर के बिल्कुल आखिरी छोरे में खड़ा हुआ था और उसे कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? वो आर्चर कहने लगता है, बास्टर्ड मुझे छोड़ दो। जियान कहता है, ऐसी विश, इस बात को कहती हुए उसे नीचे फेंक देता है और सीधा जाके ज़ॉम्बी के झुंड के अंदर गिरती है और सारे के सारे ज़ॉम्बी उसे ऊपर मार देता है। जियान का इस तरह के बर्ताव देख के उसका 2 टीममेट बहुत ज्यादा घबरा चुका था। जियान कहता है, मुझे लगता है वो बहुत ही जल्दी लौट आएगा और उससे कहता है, बास्टर्ड तुम्हारा कोई भी जरूरत हमारी टीम के अंदर नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और अगले ही पैनल में उस मेस को जियान के सामने झुका हुआ दिखाया जाता है। वो जियान से कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, लेकिन मैं आप वादा करता हूँ मैं ऐसा कुछ भी हरकत नहीं करूंगा जिसके साथ मेरे टीम के कोई भी दिक्कत हो। अब हमें बताया जाता है इसका बर्ताव एसेसिन कैसे हुआ। असल में इस गेम के अंदर आपको 3 लाइफ मिलती है। अगर आप 3 बार मर जाते हो तो आपके सारे के सारे अचीवमेंट आपसे छीन लिया जाता है। असल में जियान ने इसको 2 बार मार चुका है, अगर और एक बार मर जाता है तो इसका सारा का सारे अचीवमेंट इससे छीन जाएगा। जियान ने एक बार मारा था, हमें दिखाया गया था, लेकिन दूसरी बार मारा था लेकिन हमें दिखाया नहीं गया
जाता। अब जियान उसके सामने जाता है। वो बंदा जियान को देखते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। और सोचता है अगर मैं इसके हाथ में और एक बार मर जाता हूँ तो मेरा लेवल बहुत ज्यादा डिसइंक्रीज हो जाएगी। अब जियान भी इसे देखते हुए सोचता है, जब जियान उसे पकड़ने के लिए गया था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फायर मैजिक जियान के ऊपर किया था। जियान उससे कहता है, क्या तुम फायर मैजिक को यूज करते हो? तुम्हारा फायर मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जियान की इस बात को सुन के उमेश बहुत ज्यादा चौड़ में आता है और जियान से कहता है, हाँ मैं फायर मैजिक को यूज कर सकता हूँ, तुम्हें तो पता ही है अपने टावर को ज़ॉम्बी से सेव रखने के लिए फायर मैजिक कितना ज्यादा यूजफुल है। इस बात को सुन के हर कोई एग्री करता है। जियान सोचने लगता है ये बंदा अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है। ये 3 बार सिल्वर रैंक में जाने के लिए फेल हो चुका था, उसके बाद उसके गिल्ड के मेंबर को ही मारने लगा था। इस बात को सोचते हुए जियान उससे कहता है, तुमने अब तक मेरे साथ जो भी किया उसके लिए माफी मांगो। इस बात को सुन के वो बंदा गुस्सा हो जाता है और जियान से कहता है, बास्टर्ड मैं तुमसे माफी क्यों मांगूंगा? तुम्हें तो मालूम चल ही चुका होगा तुम्हारे टीम के इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करने के लिए मैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ। इस बात से जियान भी गुस्सा हो जाता है, उसे फिर से कॉलर से पकड़ता है और टावर के ऊपर से नीचे फेंक देता है। उसका 3 बार मौत हो चुका था, इसलिए उसे फिर से रिकनेक्ट नहीं किया जाता है। जियान का इस कदर हरकत देख के उसका 2 टीम मेंबर ही हैरान था। जियान कहता है, बास्टर्ड अगली बार थोड़ा सा मैनर्स सीख के आना। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब जियान के टावर के ऊपर कुछ ज़ॉम्बीज उठ रहा था, लेकिन उनके साथ जितना भी कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिशन कर रही थी उनके टावर के ऊपर जितना भी ज़ॉम्बीज उठ रही थी उनके मेज बहुत ही आसानी के साथ जला के राख कर रही थी। इसे देखते हुए आर्चर कहता है, अगर हमारे टीम के अंदर एक मेज होता तो ये बहुत ही अच्छी बात होती, लेकिन जियान उसके बात को अनसुना करते हुए उन ज़ॉम्बीज को देखने लगता है। तभी जियान के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है, तुम्हारे लिए 2 क्विज है। फर्स्ट क्विज के अंदर यहाँ पर जो ट्यूटोरियल होने वाली है इसमें तुम्हें फास्ट आना है, इससे तुम्हें 1000 अचीवमेंट पॉइंट मिलेगी। सेकंड क्विज के अंदर तुम्हें 100 ज़ॉम्बीज को किल करना है, इससे तुम्हें 3000 अचीवमेंट पॉइंट मिलेगी। इन 2 क्विज को देख के जियान हैरान होकर इनके बारे में सोचने लगता है और जियान को इस कदर सोच में डूबी हुई देख के इम सोचती है, ये बंदा सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और मिस्टीरियस भी, इसलिए कैसे भी करके इसे मुझे ट्विंग स्टार गिल्ड के अंदर ज्वाइन करना है। तभी आर्चर जियान से कहता है, तुम क्या मुझे इग्नोर कर रहे हो और तुम क्या सोच रहे हो तुम अकेला जाके इन ज़ॉम्बीज को किल करोगे? जियान कहता है, क्या तुम मेरे साथ जाके इन ज़ॉम्बीज को किल करना चाहते हो? वो बंदा कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और इन ज़ॉम्बीज को किल करने में तुम्हें मदद करूंगा। इन दोनों का ऐसा बात सुन के इम कहती है, अगर तुम दोनों ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच चुके हो तो मैं तुम्हारा वॉरियर हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले खड़ा रहूंगी और सपोर्ट तुम हमारा सपोर्ट करना। इस बात को सुन के जियान उसके कॉलर को कुटाने लगता है और कहता है, ओके मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। इस बात को कहते हुए जियान उन ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाती है जिसे देखते हुए आर्चर कहता है, ये एक रेड ब्लड ज़ॉम्बी है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन जियान उसके रॉड के एक ही बार में उस ज़ॉम्बी के चित्रे उड़ा देता है। चारों तरफ उस ज़ॉम्बीज के पार्ट गिरने लगती है और उसमें ब्लू फायर जल रही थी और इस फायर के बारे में हमें बताया जाता है ये असल में होली फायर। अब जियान का इस कदर पावर देख के वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे। जियान के ऊपर ऐसे ज़ॉम्बी अटैक करते जाता है, जियान ने मारते जाता है और मारते ही चला जाता है। थोड़ी देर बाद जियान के पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है आपने अभी तक 16 ज़ॉम्बी को किल कर लिया है। ऐसे जियान ज़ॉम्बीज को हंट करते जाता है, जियान के पास नोटिफिकेशन आती जाती है। बहुत देर तक मारने के बाद जियान इस बात को नोटिस करता है, फिजिकल अटैक इस ब्लड ज़ॉम्बीज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसलिए जियान सोचता है उसके डिवाइन पावर को यूज करेगा और डिवाइन पावर को उसके रॉड के ऊपर यूज करके उन ज़ॉम्बी को मारने लगता है और मारते ही चला जाता है। तभी यहाँ पर एक साउंड आती है, सपोर्टर तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। हमें दिखाया जाता है ये दरअसल आर्चर था। जियान से कहता है, सपोर्टर तुम ऐसे ज़ॉम्बीज को हंट करते जाओ, हम बहुत ही जल्दी फर्स्ट प्लेस में आ जाएंगे। लेकिन इम जियान की इस कदर पावर देख के बहुत ज्यादा हैरान थी और सोचने लगती है डिवाइन पावर को इस तरफ डेफिनेटली यूज करना कोई भी प्रोफेशनल नहीं कर सकता है। ये बंदा बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस, इसका फुट स्टेप इतना ज्यादा परफेक्ट है, इसका 1% भी डिवाइन पावर बिना यूज में जाया नहीं जा रहा है। अब ऐसे ज़ॉम्बीज को मारते हुए जियान ने 210 ज़ॉम्बीज को मार चुका था। तभी उसके पास सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है, आपके रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है, इसलिए आपके डिवाइन पावर को 6 से 7 में भेजा जा रहा है। डिवाइन पावर को देखते हुए जियान सोचने लगता है 2010 में इस गेम के स्टार्टिंग के वक्त में होली ऑब्जेक्ट इस दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस थी। हर कोई बस होली ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला यह बिल्कुल कचरा है, किसी का भी कोई भी काम में नहीं आने वाली है। इस बात को पता चलने के बाद हर कोई होली ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, लेकिन मुझे एक दिन सोफिया ने बताया था जितना भी सपोर्टर क्लास के बंदा है वो लोग होली ऑब्जेक्ट को यूज करके उनके डिवाइन पावर को बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर सकता है, लेकिन तब मेरे पास कोई भी मौका नहीं था क्योंकि वो एक वॉरियर क्लास का प्लेयर था, लेकिन अभी के लिए इसके पास मौका है। इस बात को सोचती है वो जब उसके स्टोर रूम में जाके चेक करता है उसके सारे के सारे होली ऑब्जेक्ट बिना केयर के बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। इसे देखते हुए जियान बहुत ही डिसअपॉइंट होता है और सोचने लगता है उसका बहन भी एक सपोर्टर क्लास के प्लेयर थी, उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी। तभी उसका नजर एक वेपन के ऊपर गिरता है, यह वेपन भी उसका बहन की थी जो पहले तो एसएस क्लास के ऊपर का एक वेपन था, लेकिन अभी के लिए उसका पावर इंक्रीज होकर वो ई रैंक पे आ चुकी है। इस वेपन को देखते हुए जियान ध्यान लेता है कि वो इसी वेपन के साथ फाइट करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और करंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जब जियान उन ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करते जा रहा था। जियान को फाइट करते हुए देख के इम सोचती है ये बंदा बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, मुझे कैसे भी करके इसे ट्विंग स्टार गिल्ड के अंदर ज्वाइन करना है। इस बात को सोच ही रहा था तभी उसके पास से आर्चर कहता है देखो वो हमारा पास वाला टावर बर्बाद हो चुकी है,
तभी उस आर्चर के पीछे से एक ज़ॉम्बी आर्चर के ऊपर अटैक करने आला ही था, लेकिन इम उसके स्वॉट स्किल के साथ, उसके स्वॉट के पावर के साथ उस ज़ॉम्बी को मार डालती है और जियान भी इम को इस ज़ॉम्बी को मारते हुए देख लेता है और उसके स्वॉट को देख के जियान बहुत ज्यादा हैरान हुआ था और सोचने लगता है सेलिब्रेशन स्वॉट मतलब ये वही है हमारे कोरिया के अंदर स्वॉट किंग जाने के बाद जो स्वॉट किंग की जगह लेने वाली थी, लेकिन ये ज्यादा दिन जी नहीं पाई क्योंकि स्वॉट किंग के सपोर्टर या फिर उसके नाम पे जो कल्ट चलती है उन लोगों ने इसे मार दिया था। और ये सारे के सारे बात जियान उसके मन में सोच ही रहा था, तभी इम उसको बुलाती है और कहती है मिस्टर सपोर्टर, मैं अगर आपको सपोर्ट करूंगा तो हमारा रैंक भी और भी जल्दी जल्दी ग्रो कर सकती है। इस बात को सुन के जियान भी उसके स्टेटस विंडो को बुलाता है। इसके अंदर जियान ने अभी तक 396 ज़ॉम्बीज को किल किया था, इसके साथ उनका टीम का रैंक था 5। जियान सोचता है और ज्यादा टाइम नहीं बाकी है इस ट्यूटोरियल को खत्म होने में, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी और भी ज्यादा किल करना पड़ेगा। और जियान उन दोनों से कहता है ओके मैं आप लोगों का फुल सपोर्ट करने का कोशिश करूंगा। इस बात को कहती वो टावर से कूद जाता है। जियान को टावर से कूदते हुए देखिए वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी था जो जियान को मार भी सकता था। जियान कूदते उसके रॉड के ऊपर उसके होली फायर और उसके डिवाइन पावर को एन्चांटमेंट करता है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक को करता है। अब कुछ देर बाद जियान को दिखाया जाता है जियान के बॉडी के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज के खून लगी हुई थी। तभी जियान के पास एक नोटिफिकेशन आती है आपने 500 प्लस ज़ॉम्बीज को किल कर चुके हो, इसके साथ साथ आपका टीम का रैंक भी फास्ट में आ चुकी है, इसलिए जियान को 1000 प्लस अचीवमेंट पॉइंट दिया जाता है। जियान ये सारे के सारे अचीवमेंट देखने के बाद टेलीपोर्ट करके टावर के ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद ही आर्चर जियान से कहता है मिस्टर सपोर्टर आप बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो, आपके लिए आज हम फर्स्ट रैंक में आ चुके। इम भी जियान को देख के सोचता है ये बंदा पावरफुल तो है। जहां पर जियान ने अटैक किया था वहां पर जब देखता है वहां पर अभी तक जियान के होली फायर जल रही थी, उसके साथ साथ चारों तरफ ज़ॉम्बीज के लाश खून में लथपथ होकर गिरी हुई थी। इस मंजर को देख के इम थोड़ा सा घबरा जाती है और इनका ट्यूटोरियल यहाँ पर खत्म हो चुकी थी, इसलिए उनका आर्चर यहाँ से लॉग आउट करके चला जाता है। जियान भी यहाँ से जाने आ रहा था लेकिन इम उसको रोक लेती है और कहती है मिस्टर जियान आपसे मुझे थोड़ा सा बात करना है। जियान भी कहता है हाँ जल्द से बोलो मुझे मेरा घर जाना है। इम भी जियान को देखती है सोचती है इस बंदे के पास जिस कदर टैलेंट है ये बहुत जल्दी इस दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस होने वाली है, इसलिए कैसे भी करके इसे मुझे ट्विन स्टार गिल्ड के अंदर ज्वाइन करना है। इस बात को सोचती है जियान से कहती है क्या आप आपके नंबर को मुझे दे सकते हो। इस बात को कहने के बाद शर्मा जाती है और सोचती है क्या मैंने इनडायरेक्टली उसे प्रपोज कर दिया और खुद को थोड़ा सा संभालती है और फिर कहती है ऐसा कोई बात नहीं, असल में मैं आपसे नंबर इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मैं आपको ट्विन स्टार गिल्ड के अंदर ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस बात को सुन के जियान थोड़ा देर तक खामोश रहता है और फिर कहता है असल में मुझे मेरा नंबर याद नहीं। इस बात को सुन के इम बहुत ज्यादा शॉक होती है। जियान इसके बाद यहाँ से लॉग आउट करके चला जाता है। जियान जाने के बाद इम सोचती है उसे अगर मुझे रिफ्यूज ही करना था तो इससे भी अच्छा बहाना दे सकता था। अब यहाँ से शिफ्ट होता है और जियान को रास्ते में चलते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर जियान सोचता है सच में मैं मेरे नंबर को भूल चुका हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैंने उसे याद नहीं किया था। अगर मैं किसी से पूछूंगा मेरा नंबर क्या है तो बहुत ज्यादा शर्मनाक होगा, लेकिन उससे भी पहले मुझे गिल्ड के अंदर ज्वाइंट होना है। और रास्ते में चलते हुए ट्विन स्टार गिल्ड के बैनर को देखते हुए सोचता है इस गिल्ड ने मुझे रिकमेंड किया, लगता है मुझे इस गिल्ड के अंदर ज्वाइंट होना गया। उससे भी पहले उसके स्टेटस विंडो को बुलाता है जिसके अंदर उसके स्टेटस अच्छा खासा आगे बढ़ चुकी थी और ये सारे के सारे चीज देखते हुए जियान उसके घर में आ चुका था। जहाँ पर आने के बाद उसके फिंगरप्रिंट को यूज करके उसके घर के अंदर एंटर करता है। जहाँ पर आने के बाद वो बाहर किसी का जूता देखता है। इस जूते को देख के जियान बहुत ज्यादा शॉक होता है। उसने जिस खाना को लाया था खाने के लिए उस खाने को फेंक के सीधा भागते हुए घर के अंदर एंटर करता है। जहाँ पर एक लड़की थी, उस लड़की को देख के जियान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सोचने लगता है इस पर्सन से मैं फिर से मिल पाऊंगा, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, ये मेरे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब जियान का थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान ड्रिंक कर रहा था। वही लड़की जियान के पास आती है और कहती है अंकल क्या आप ठीक हो। जियान उसी लड़की से कहती है सिया तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। सिया भी कहती है हाँ अंकल मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और अब चिंता मत करो मैं आपको जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। तभी जियान के दिमाग में सिया का जो मेमोरी थी उसके अंदर क्रैक पड़ने लगती है और अगले ही पैनल में सिया को मरी हुई दिखाई जाती है। इसको जियान पकड़े हुए बहुत ज्यादा रो रहा था और कहता है सिया मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अब सीन शिफ्ट होता है और करंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान सिया को देखते हुए कहता है सिया इस लाइफ में मैं जरूर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और सिया के बारे में हमें बताता है असल में सिया उसके बहन की बेटी है जिसका उम्र है 17 और वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। इस बात को सोचती हुई सिया से कहता है सिया तुम इस वक्त यहाँ पर क्या करो। जियान की इस बात को सुन के सिया थोड़ा सा हिचकती है और असल में ऐसा ही कर रही थी। सिया को ऐसी करती हुई देख के जियान सोचता है सिया के जन्म के बाद से उसका मदर बहुत ज्यादा बिजी रहती थी, इसलिए मुझे उसे पाल पोस के बड़ा करना पड़ा, वो मेरा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर है। इस बात को सोचती हुई सिया से कहता है सिया क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें कॉल में कुछ बताया था। सिया कहती है हाँ मैं जब स्कूल में थी तब मेरे डैड ने मुझे कॉल करके बताया था वो जापान में जाएंगे लेकिन मुझे लेकर नहीं जाएंगे। वो जिससे प्यार करते उसने उससे कहा है वो जापान में उनके डॉटर को लेकर नहीं जा सकता है, इसलिए मेरे डैड ने भी मुझे ले जाने के लिए मना कर दिया है।
इस बात को सुन के जियान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कैसे भी करके खुद को शांत करता है और सिया के सामने बहुत ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन देता है और मन भी मन सोचने लगता है बास्टर्ड ने सिया के साथ ऐसा कैसे किया, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं बिल्कुल भी उसे नहीं चलूंगा। तभी सिया की नजर उसके डैड के टूटी हुई पिक्चर के ऊपर गिरती है। जियान भी इस बात को नोटिस कर लेता है और सिया से कहता है सिया तुम मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा गुस्से में था इसीलिए ऐसा हरकत किया। सिया कहती है ऐसा कोई बात नहीं अंकल, आपने बिल्कुल सही किया, इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही होना चाहिए। इस बात को सुन के जियान सोचता है यही सिया है, मेरे पास में जब उसके डैड ने हमें छोड़ के चला गया था तब वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन दिया था और उसने मुझसे बताई थी अंकल आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं हम दोनों को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान ने सिया के सिर को उसके साथी से लगाते हुए उससे कहता है सिया तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हारे अंकल तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेगा। सिया भी जियान के मुंह से ऐसे बात सुन के मान जाता है और उससे कहता है थैंक यू अंकल, और इन दोनों के अंदर बहुत ही अच्छा एक फैमिली मूवमेंट बनने लगती है। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और इम को दिखाई जाती है। इम थोड़ा सा नाराज थी क्योंकि उसकी मिस उसके ऊपर हंस रही थी और हंसते हुए कहती है ये बहुत ज्यादा फनी है, एक लड़के ने तुम्हें मना कर दिया वो भी इतना फुद्दू भाना देके कि उसका नंबर ही उसे याद नहीं, ये बहुत ज्यादा फनी है। ऐसे इम के ऊपर हंसने लगती है। तभी इम कहती है असल में मिस उस लड़के ने मुझे इसलिए मना किया क्योंकि मैं आपके जितना खूबसूरत नहीं हूँ। इस बात को सुन के उसका मिस सोचती है ऐसा कोई बात नहीं, असल में इम बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस बात को मीम के मुंह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं कहता और उनके ऑफिस के हर एक लड़का इम के खूबसूरती के बारे में बात कर रहा था। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और इम के मिस को चाय पीती हुई दिखाई जाती है। उसके पास इम भी थी। इम उसके मिस से कहती है असल में मैं जिस बंदे को ज्वाइन करने के बारे में बात कर रही थी वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी उसके मिस के नजर एक लाइव स्ट्रीम के ऊपर पड़ती है। उस लाइव स्ट्रीम को जब चलाती है उसके अंदर जियान था। जियान स्वॉट पैलेस के डबल स्वॉट के सामने खड़ा हुआ था। जियान को देखती है उसका मिस कहती है असल में जियान है स्वॉट किंग का ब्रदर इन लॉ। अब जियान को दिखा जाता है। जियान को लाइव स्ट्रीम में बहुत लोग देख रहा था, हर कोई कमेंट करता है ब्रो तुम इस वक्त इस प्लेस के अंदर क्या कर रहे हो और ब्रो तुम करना क्या चाह रहे हो। तभी जियान सिया से कहता है सिया क्या वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी ठीक है। सिया भी कहती है हाँ अंकल वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी बिल्कुल ए ऑन क्वालिटी के, अब जो भी करना चाह रहे हो जल्दी से करो। इस बात को सुन के जियान उसके पैर के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लाता है और एक ही किक के अंदर मिट्टी के अंदर क्रैक पड़ने लगती है और जाके डबल शॉट हिल जाती है। जियान के इस कदर हरकत देख के हर कोई हैरान था, लेकिन जियान इतना में नहीं रुकता। उसके हाथ के अंदर भी एनर्जी लाके उस डबल शॉट को बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर डालता है। जियान की इस हरकत से जियान को बहुत सारा डिसलाइक मिलती है, उसके साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी, तुम ऐसे स्वॉट किंग के साथ ऐसा हरकत कैसे कर सकते हो, ऐसे वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते इसमें जियान को बताया जाता है इस गद्दार के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और इस अटैक से जियान के शर्ट के एक कंधा भी फट चुकी थी। तभी जियान के पास एक नोटिफिकेशन आती है उसके सिस्टम से आपको डिसलाइक पाने का सारे के सारे रिकमेंड पूरा हो चुकी है, इसलिए आपको अचीवमेंट पॉइंट मिल रही है। ऐसे जियान को बहुत सारे अचीवमेंट पॉइंट मिलने लगती है। तभी जियान एक बात को नोटिस करता है उसके लाइव स्ट्रीम के अंदर एक डबल स्वॉट मार्क से उसे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट मिल रही है। इस मार्क को देख के जियान समझ जाता है ये असल में स्वॉट किंग को मानने वाला एक रिलीजन ग्रुप है या फिर इस कल्ट बता सकते हो। और इससे जियान को उसके एक पास के इंसिडेंट याद आ रहा था जहाँ पर बहुत दिनों से स्वॉट किंग कोरिया में नहीं लौटा था, इसलिए उसके कल्ट के लोग धीरे धीरे सिया को टारगेट करने लगा था। आखिर में उन लोगों ने सिया को मार दिया था। इस बात को याद आने के बाद जियान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ डबल स्वॉट का जो टूटा हुआ टुकड़ा था उसमें खतरनाक पंच करता है। जियान का इस कदर पावर देख के सिया बहुत ज्यादा हैरान होती है। अब जियान कैमरा के और भी ज्यादा पास आता है और उसके पॉकेट से उसके मोबाइल को निकालता है। इसके अंदर एक वॉइस रिकॉर्ड था और हर किसी को बताने लगता है तुम तुम्हारे स्वॉट किंग को हीरो मानते हो, वो जापान में इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो किसी से प्यार करता है और वो उसी प्यार के कहने से उसके बेटी सिया को जापान में लेके नहीं जा रहा। तुम्हारा स्वॉट किंग बहुत ज्यादा दुखला आदमी है और ये सारे के सारे बात में हवा में नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। इस बात को कहती हुई उसके फोन से उसी रिकॉर्डर को चलाने लगता है। ये रिकॉर्ड दरअसल सिया के डैड या पर स्वॉट किंग ने सिया को कॉल करके जो सारे के सारे बात बताया था ये वही रिकॉर्ड है। ये सारे के सारे प्रूफ देखने के बाद भी स्वॉट किंग के ऐसे भी कुछ सपोर्टर था जो जियान को बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट करता है। चूतिया जो स्वॉट किंग के नाम पे ऐसा गंदा और झूठा सबूत कहां से ला रहा है। और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी आता है जहाँ पर हर कोई कमेंट करता है प्रो तुम बहुत ही अच्छा काम करो, ऐसे धोखेबाज इंसान का सारे के सारे झूठ हमारे सामने लाके। अब जियान उसके सारे के सारे सबूत को और भी ज्यादा पुख्ता करने के लिए सिया को कैमरा के सामने बुलाता है। सिया भी कैमरा के सामने आती है और फिर कहती है अब लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, मैं हूँ सिया स्वॉट किंग के बेटी। इस सिया को देखने के बाद हर कोई कमेंट करने लगती है ये तो बहुत ज्यादा पीटी है, स्वॉट किंग के बेटी से यही एक्सपेक्टेड था। तभी सिया फिर से कहती है मेरा डैड स्वॉट किंग वो बहुत ज्यादा गद्दार है, मुझे छोड़ के जापान में चला गया क्योंकि वो और किससे प्यार करता है, इसीलिए उस गद्दार के कोई भी निशानी को मैं मेरे पास नहीं रखूंगा। इस स्वॉट पैलेस को मैं चैरिटी को दान में दे दूंगा, इससे हमारे कोरिया के अंदर से बहुत सारे चमकते हुए सितारे बाहर आ सके। जियान भी सिया की इस बात को सुन के खुश होता है और सोचता है मैंने जो कहा था उसने वही किया। अब ऐसा 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब जियान ने सिया से स्वॉट पैलेस दान करने के बारे में बात किया था। इस बात को सुन के सिया बहुत ज्यादा शॉक होती है और कहती है अंकल क्या आप ड्रंक हो। जियान को चेक करने लगते हैं, कहते नहीं आपको तो ड्रंक तो नहीं लग रहे हो, लेकिन आप ऐसा बात क्यों कर रहे हो। जियान कहता है स्वॉट पैलेस को दान करने के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितना दिन स्वॉट पैलेस तुम्हारे पास रहेगी तुम
जितना ही स्वॉट पैलेस को देखोगे और तुम्हारे डैड के बाद तुम्हें उतना ही याद आएगी। इसलिए स्वॉट पैलेस को दान कर दो। स्वॉट पैलेस दान करने से हमारे कोरिया के अंदर से बहुत सारे चमकते हुए सितारे बाहर भी आएंगे। अब जियान सोचने लगता है मैं सिया को स्वॉट पैलेस दान में देने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कुछ साल बाद में भी जब स्वॉट किंग कोरिया में नहीं लौटेगा तब कोरिया के सरकार स्वॉट पैलेस को नेशनल ट्रेजर कह के सिया से सीन लेगी और सिया बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगी, मतलब डिप्रेस हो जाएगी। इसलिए मुझे कैसे भी करके स्वॉट पैलेस को पहले ही दान कर देना पड़ेगा। तभी सिया कहती है ओके अंकल अब स्वॉट पैलेस को दान कर दो। इस बात को सुनकर जियान कहता है सिया अगर तुम नहीं चाहते कि हम स्वॉट पैलेस को दान करें तो हम स्वॉट पैलेस को रख भी सकते। सिया कहती है ऐसा कोई भी बात नहीं अंकल, अगर आप दान करना चाहते हो तो आपने जरूर कुछ अच्छा सोचे होंगे, इसलिए आप अच्छे से दान कर दो। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान सिया को देखते हुए सोचता है सिया हर वक्त ऐसे ही थी, उसके ऊपर जितना भी बड़ा क्राइसिस है वो हंसती हुई उस क्राइसिस को फेस करती है। इस बात को सोचती हुए जियान कैमरा के सामने आता है और लाइव स्ट्रीम में कहने लगता है हर किसी को तो स्वॉट किंग के सच्चाई के बारे में मालूम चल ही चुका होगा और जितना भी लोग इस सच्चाई को मान नहीं सकता उन लोगों को मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस मैं इतना ही बताऊंगा, तुम्हारा स्वॉट किंग तुम्हारा हीरो बस एक लड़की के लिए हमारे कोरिया को छोड़ के जापान में जा चुका है और उसका एक छोटा सा लड़की भी है। उसके प्यार के कहने से उसने उसे कोरिया में छोड़ के चला गया। अगर तुम लोग तुम्हारे स्वॉट किंग को माफ कर भी देते हो लेकिन मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। आने वाला टूर्नामेंट के अंदर मैं उसे जरूर हरा के दिखाऊंगा और स्वॉट किंग तुम अगर कोरिया में कभी भी लौटते हो तो मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। और लाइव स्ट्रीम के अंदर जियान का ऐसा बात सुन के हर कोई बहुत ज्यादा हैरान होता है। जियान को बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आती जहाँ पर हर कोई कहता है ब्रो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और चूतिया है क्या, तुम्हारे स्वॉट किंग के बारे में ऐसा बात कैसे कर सकता है, हमारा स्वॉट किंग बहुत जल्दी से कोरिया के अंदर लौट आएगा। और पॉजिटिव कमेंट के अंदर ब्रो तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो हम लोग तुम्हारे साथ है। और इसी के साथ जियान का लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, जियान को उसके घर में कपड़ा बदलते हुए दिखाया जाता है। उसके पास सिया भी थी। सिया उससे कहती है अंकल आपकी इस बात से कोरिया और जापान के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आ चुकी है। जियान कहता है असल में तुम्हारे इस सब के ऊपर ध्यान देने का कोई भी जरूरत नहीं, जो हो रहा है उसे होने दो। तभी सिया कहती है अंकल आज आप थोड़ा सा बदले बदले लग रहे हो। इस बात को सुनकर जियान थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। और सोचने लगता है असल में मैं मेरे पास से रिकनेक्ट होकर इस टाइम में आया हूँ और मैं मेरे पास के सारे गलती फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ। इन दोनों के अंदर ऐसे ही बात चल रहा था तभी इनके डोरबेल बजती है। इस डोरबेल के साउंड को सुनकर सिया कहती है इस वक्त कौन आई है। जियान कहता है लगता है वो लोग आ चुके हैं मुझे इंटरोगेट करने। इस बात को सुनकर सिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जियान डोर को ओपन करने के लिए जाता है और सोचता है लगता है पैसा कमाने का वक्त हो चुका है। और जियान अब कैसे पैसा कमाएगा इस बारे में हमें थोड़ी देर बाद मालूम चल जाएगा। अब ऐसा सीन शिफ्ट होकर टोक्यो जापान के एक होटल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर स्वॉट किंग था। वो बैठे बैठे कोरिया के अंदर चल रहा था, सारे के सारे न्यूज को देख रहा था और देखते हुए सोचता है उस बास्टर्ड ने मेरे कॉल को रिकॉर्ड कर लिया था और उसे प्रूफ के लिए ऊपर लिख कर दिया। ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। तभी उसके पीछे से एक लड़की उसे हक कर लेती है और मुझे लगता है ये वही लड़की है जिसके लिए स्वॉट किंग कोरिया को छोड़ के जापान में आया है। वो लड़की कहती है यूंग सुजुन सच में मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यूंग सुजुन असल में स्वॉट किंग का असल नाम है। और इस बात को कहती हुई उसके मन में सोचती है यूंग सुजुन कोरिया का नंबर 1 प्लेयर, तुम बस मेरे हो। और उस स्वॉट किंग को किस कर लेती है और कहती यूंग सुजुन तुम्हें मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। और उसके बॉडी के अंदर से पिंक कलर की ऑरा बाहर निकल रही थी। मुझे लगता है इसी ऑरा से वो स्वॉट किंग को कंट्रोल कर रहा है और इन दोनों के अंदर कुछ तो होने लगता है जिस बारे में आपको मालूम चल ही चुका होगा। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और जियान को दिखाया जाता है। जियान उसके डोर को ओपन करता है। उसके बाहर गवर्नमेंट का एक ऑफिसर था। इसे देखते हुए जियान सोचता है मैंने सोचा था ये आदमी जल्दी आएगा लेकिन इतना जल्दी आएगा इस बारे में मैंने सोचा नहीं था। इसके बारे में हमें बताया जाता है इसका नाम है पार्क ह्यून, एक गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर है। जियान उसको बुला के घर के अंदर लेके आता है और उसे लाते हुए जियान स्माइल कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे लोग चाय पी रहा था। यहाँ पर इन लोगों के अंदर बहुत ही लंबा एक बातचीत होने वाला है लेकिन मैं इसे बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। वो गवर्नमेंट का ऑफिसर जियान से कहता है सारे के सारे कोरियन चाहते उनका स्वॉट किंग फिर से कोरिया में लौट आए और अगला जापान वर्सेस कोरिया का जो टूर्नामेंट होने वाली है उसमें कोरिया के होके खेले। हम जानते हैं ऐसा पॉसिबल भी नहीं लेकिन गवर्नमेंट कोरियन के भरोसा को तोड़ नहीं सकता। अगर तुम स्वॉट विला को छोड़ दोगे तो सारे के सारे कोरियन मान लेगा कि उनका स्वॉट किंग फिर से कोरिया में नहीं लौटेगा। इसलिए गवर्नमेंट तुम्हारे साथ एक कॉन्टैक्ट करेगा। जब तक स्वॉट किंग कोरिया में नहीं लौटता है तब तक स्वॉट विला के सारे मालिकाना तुम्हारे पास रहेगा। स्वॉट किंग लौटने के बाद फिर कुछ सोचा जाएगा। इस बात को सुनकर जियान कहता है इसमें तो सारे के सारे फायदा कोरियन और हमारे गवर्नमेंट का ही है, इसमें मेरा फायदा क्या है, मुझे भी थोड़ा सा फायदा चाहिए। जियान ने पहले ही बताया था पैसा कमाने का वक्त हो चुका है। जियान अब जरूर पैसे की बात करेगा। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और एक एरिना का सीन दिखाया जाता है। ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है गोल्डन लाइट इज लाइफ। हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को जिसने गोल्डन कलर के आर्मर को पहना हुआ था। यही दरअसल लाइफ का होस्ट था। वो उसके आर्मर और उसके सारे के सारे बॉडी के शूट को बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रही थी और उसके पास अच्छा खासा कमेंट भी आ रही थी। तभी उसके लाइफ के अंदर कोई तो 100 GB का सुपर चैट करके उससे कहता है आज भी ब्रॉस लीग का जितना भी प्लेयर है उनका धजिया उड़ा दो। इस कमेंट को पढ़ने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है मेरे व्यूअर्स मुझे जो भी कहता है मैं वो जरूर करता हूँ। और इसे देखते हुए इस एरिना के अंदर जितना भी ब्रॉस रैंक के प्लेयर था हर कोई बहुत ज्यादा डर रहा था और कहता है ये
बास्टर्ड इस एरिना के अंदर क्या कर रहा है। इसके बारे में हमें बताया जाता है ये असल में गोल्डन रैंक का एक प्लेयर है जो रैंक तो बहुत ज्यादा है, फिर भी ब्रॉन्ज रैंक के प्लेयर को बहुत ज्यादा परेशान करता है। उसके लाइफ के अंदर उसके सारे के सारे व्यूअर्स को इस वीडियो को देख के बहुत ज्यादा इंटरटेन और पैसा कमाता है। सच में ये बहुत ज्यादा बुरा बंदा है। तभी उसका नजर जियान के ऊपर गिरता है और जियान को देखते हुए सोचता है मुझे एक अच्छा क्वालिटी का स्ट्रीम का मटेरियल मिल चुका है, और जियान के पास जाके जियान के साथ बात करने का कोशिश करता है। जियान से कहता है तुम तो वही स्वॉट किंग के साले हो ना जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस चल रहे हो। ऐसे जियान के साथ बात करने का कोशिश करता है, लेकिन जियान उसे फुल इग्नोर कर देता है और वो उसके लाइव स्ट्रीम को ऑन करता है और सोचता है ये लाइव स्ट्रीमर बहुत ज्यादा फेमस है, इससे भी मुझे कुछ व्यूज मिल सकती है क्योंकि मुझे भी मेरा मिशन को कंप्लीट करने के लिए कुछ व्यूज चाहिए। और जियान ने लाइव स्ट्रीम को ऑन किया था, इसलिए गोल्डन लाइट के बहुत सारे व्यूअर्स जियान को देखने के लिए चला जाता है। इससे गोल्डन लाइट बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है क्या मैंने उसका फ्री में प्रमोशन कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूं। तभी इसके पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है वो अगर जियान को मार देता है तब उसे 2000 जीपी करेंसी मिलेगी। जीपी करेंसी के बारे में हमें बताया जाता है जीपी करेंसी असल में डॉलर जैसा है, एक जीपी इज इक्वल टू $1। इसे देखते हुए सोचता है मैं क्या करूं, मैं जियान को मारूं या पर नहीं। वो पसीना पसीना होने लगता है, उसके रिवॉर्ड ऐसे ही बढ़ते जाता है, बढ़ते ही चला जाता है। इसे देखते हुए पागल होने लगता है। आखिर में रिवॉर्ड बढ़ते बढ़ते 50,000 जीपी तक चला जाता है। इसे देख के फाइनली ठान ले लेता है वो जियान को मार देगा। इस बात को सोचती है जियान से कहता है मुझे माफ करना ब्रो, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, और सीधा जाके जियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जियान उसके इस अटैक को पहले से भाप लिया था, इसलिए उसके हाथ में जो वेपन था, मतलब कुछ भी बता सकते हो, उससे उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और उस वेपन के बारे में हमें बताया जाता है ये असल में कोई वेपन नहीं है, ये असल में किचन नाइफ के साथ यूज किया जाने वाला एक चीज है। इसे अगर किचन नाइफ के साथ यूज किया जाए इसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन गोल्डन लाइट यहीं पर ही नहीं रुकता, जियान के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। जियान उसके पॉकेट के अंदर से उसी चीज के साथ यूज किया जाना नाइफ को निकालता है और उससे गोल्डन लाइट के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है और इससे गोल्डन लाइट का मौत वही बड़ी हो जाती है। और गोल्डन लाइट मर जाने से उसके सारे के सारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैरान होती है और जियान को अप्रिशिएट करने लगती है। अब जियान को दिखाया जाता है जियान ने इस गोल्डन लाइट को किल किया था, इसलिए उसे 100 अचीवमेंट पॉइंट मिलती है। उसके साथ साथ उसी नाइफ के डिस्क्रिप्शन के बारे में हमें बताया जाता है उसे डमरू अलग चीज के साथ इस नाइफ को यूज करने से इसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब गोल्डन लाइट को दिखाया जाता है वो मरने के बाद भी उसके खोले टेचर को यूज करता है और बताता है गॉड के इच्छा का हिलावा एक भी पत्ती नहीं हिलती। ऐसे ही वगैरह वगैरह गॉड के बारे में बहुत सारी बात करता है और उसी होली टेचर को यूज करके फिर से रिकनेक्ट हो जाता है। उसके रिकनेक्शन को देख के उसके सारे के सारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जियान से कहता है पहली बार तुमने मौका नहीं दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जरूर मार के दिखाऊंगा। लेकिन जियान उसके पीछे था, उसके एक भी बकवास को नहीं सुनता। उसके स्वर से फिर से जियान उसके काम को तमाम कर देता है। तभी जियान के सिस्टम से उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है तुमने अब तक डबल किल कर चुके हो। तभी जियान नोटिस करता है ऑडियंस के अंदर कुछ एल्स उन्हें वॉच कर रहा है। जियान इन लोगों को देखते हुए कहता है हर किसी को लगता है ये लोग एनपीसी है, लेकिन इस दुनिया जब खत्म होने के तगार में आ चुकी थी तब सबसे बड़ा डिजास्टर के कारण यही लोग बने थे। और जियान को देखते हुए इस एरिना के अंदर जितने भी ब्रॉन्ज रैंक के प्लेयर तब बहुत ज्यादा दूर भाग रहे थे और कहने लगता है ये बंदा ब्रॉन्ज रैंक में, फिर भी इसने गोल्डन नाइट जो गोल्डन रैंक का प्लेयर है उसे हरा दिया। ये भी एक किस्म के मॉन्स्टर है, इसलिए इससे हमें दूर रहना चाहिए। और जियान भी इन लोगों का ऐसा हरकत देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी जियान के सिस्टम से उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है तुम्हारे सामने कुछ गॉब्लिन्स के झुंड है जिसे तुम्हें हराना है, यही तुम्हारा आज का क्विस्ट है। और वो सारे के सारे गॉब्लिन्स जियान को देखते ही जियान के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन अगले ही पैनल में सारे के सारे गॉब्लिन्स जियान को देखते हुए भाग रहा था क्योंकि उनके सामने जियान एक मॉन्स्टर था। जियान उन लोगों को बख्श नहीं देता। जियान के हाथ में जो डमरू जैसा चीज था उससे गॉब्लिन के सिर के ऊपर पार करता है और उसके नाइफ से गॉब्लिन के छाती के अंदर जो दिल था उसे फाड़ डालता है। और जियान कहता है मैं आशा करता हूँ मैं ये दोनों इक्विपमेंट को बिल्कुल कुकिंग जैसा यूज किया, इसलिए इसके पावर भी डबल हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान ने सारे के सारे गॉब्लिन्स को मार चुका था। तभी जियान सोचता है अब मैं क्या करूं। तभी जियान के सामने एक ऑर्क मॉन्स्टर आ जाता है। इसके बारे में बताया जाता है ये असल में उन गॉब्लिन्स के लीडर एक ऑर्क मॉन्स्टर है। ज्यादातर गॉब्लिन 1 मीटर का होता है लेकिन एक ऑर्क 5 मीटर का होता है। लेकिन जियान उसे देखते ही उसके सिर के ऊपर उसके डमरू से वार करता है। इससे ऑर्क मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। ऑर्क मॉन्स्टर नीचे गिरने से जियान उसके नाइफ को उस ऑर्क मॉन्स्टर के दिल के अंदर घुसा देता है। इससे ऑर्क मॉन्स्टर के काम वही पर तमाम हो जाती है। और जियान कहता है तुम बस एक बड़ा साइज के गॉब्लिन मॉन्स्टर हो। अब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है जियान उस गॉब्लिन मॉन्स्टर के खून को साफ कर रहा था। तभी जियान के सिस्टम से उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें 500 अचीवमेंट पॉइंट मिली है। उसके साथ साथ जियान का डिवाइन पावर भी 1 पॉइंट आगे बढ़ चुका था। अब जियान एक बात को नोटिस करता है उसके हाथ में जो वेपन था जियान उसे बहुत देर से यूज कर रहा है, इसलिए उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। वो वेपन डी रैंक से ई रैंक में बस आने वाली है, उसका ग्रेड बहुत जल्दी ई रैंक में गिर जाएगी। इस बात को नोटिस करते हुए जियान सोचता है अब मुझे कुछ बड़ा दान खेलना पड़ेगा। तभी जियान की नजर उसके पीछे फाइट करते हुए प्लेयर के ऊपर गिरता है। जिन लोगों को देखते हुए जियान सोचता है मुझे तो अचीवमेंट पॉइंट चाहिए ही चाहिए। इस बात को सोचते हुए उसके शर्ट के जो कॉलर है
उसे फोल्ड करने लगता है और उन प्लेयर की तरफ बढ़ जाता है। जियान उन प्लेयर के साथ क्या करता है अब हमें बताया नहीं जाता है। सीन शिफ्ट होता है और गोल्डन नाइट को दिखाया जाता है जो जियान के गेम प्ले को लाइव देख रहा था। जियान को इस कदर मॉन्स्टर को मारते हुए देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कोई भी ब्रॉन्ज रैंक के प्लेयर इस कदर पावरफुल नहीं हो सकता। वो जरूर चीट कोड को यूज कर रहा है लेकिन इस गेम के अंदर चीट कोड यूज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस बात को सोचते ही उसका सिर ऊपर घूम जाता है। अब जियान के गेम प्ले जहां से कट हुआ था वहां से दिखाया जाता है जियान एक के बाद एक प्लेयर के ऊपर अटैक करते जाता है। जियान के लिए ये सब कोई भी बात नहीं था, बिल्कुल मामूली बात था। जियान ऐसे ही एक के बाद एक प्लेयर को मारते जाता है, मारते ही चला जाता है। अब हमें एक आर्चर और एक मेस को दिखाया जाता है जो लोग जियान की इस कदर पावर देख के बहुत ज्यादा हैरान था। वो आर्चर मेस से कहता है तुम जल्द से मुझे एक बफ दो, मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ। वो मेस कहता है असल में मैं अगर तुम्हें बफ भी दे दूंगा तुम्हारा कोई भी तरकीब इस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा। और मेस आर्चर को बफ दे देता है। आर्चर जियान के ऊपर बहुत सारे एरो शूट करता है लेकिन जियान उसके डमरू से हर एक एरो को रोक लेता है। जियान का इस कदर पावर देख के उन दोनों का लॉल हो जाता है। जियान यहीं पर नहीं रुकता और उन दोनों के काम को तमाम कर देता है। अब कुछ देर बाद जियान को अकेला खड़ा हुआ दिखाया जाता है। इसके मतलब एरिना के अंदर और कोई भी जिंदा नहीं था। तभी जियान के पास एक नोटिफिकेशन आती है तुमने तुम्हारे 2 वेपन को बहुत ज्यादा यूज किए हो इसलिए उसे ई रैंक से एफ रैंक में भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ तुमने 10 किल भी कर चुकी हो इसलिए तुम्हें 500 अचीवमेंट पॉइंट मिलती है। लेकिन ये सारे के सारे रिवॉर्ड से जियान बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो सोचता है मुझे इतना सा रिवॉर्ड में कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ बड़ा चाहिए। तभी जियान के सिस्टम से उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है आपको एक एपिक क्विज मिली है। एपिक क्विज को देख के जियान सोचता है एपिक क्विज से हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकती है लेकिन एपिक क्विज ब्रॉन्ज रैंक में बिल्कुल भी नहीं मिलता। ज्यादातर प्लैटिनम रैंक में जाने के बाद ही एपिक क्विज मिलती है। अब हमें जियान के इस क्विज को दिखाया जाता है। इस क्विज को कंप्लीट करने से जियान को पूरे के पूरे 50,000 अचीवमेंट पॉइंट मिलेगी। उसके साथ साथ शैडो क्वीन के कुछ स्किल भी। इस रिवॉर्ड को देख के जियान सोचता है शैडो क्वीन का नजर मेरे ऊपर गिरी है। अब जियान हमें इस गेम के कुछ रूल्स के बारे में बताने लगता है। इस गेम के अंदर कुछ डिवाइन एंटिटी है जिन लोगों के पास इस कदर पावर है कि आप उन लोगों को इस गेम का गॉड मान सकते हो। उन लोगों की नजर जब आपके ऊपर गिरती है तब जाके आपको एपिक क्विज मिलती है और ये लोग आपके ऊपर नजर कहां से रखते हैं? असल में ऑडियंस के अंदर जितना भी एल्फ बैठे हुए उन लोगों के नजर से ये लोग आपके ऊपर नजर रख सकते। शैडो क्वीन एक कौन है? अब ऐसा शिफ्ट होता है और गोल्डन नाइट को दिखाया जाता है। उस जियान के चैनल को ही वॉच कर रहा था। उसे देखते हुए सोचता है इसका 10 के सब्सक्राइबर हो चुका है। उसके बाद भी जितना भी व्यूअर्स है हर कोई गोल्डन नाइट को अप्रिशिएट कर रहा है। हर कोई कमेंट करके बता रहा है गोल्डन नाइट के लिए जियान आजकल इतना ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। गोल्डन नाइट जियान के गेम प्ले को देख के सोचता है इस बंदे का गेम प्ले इस कदर अच्छा है, अगर इसके सामने कोई प्लैटिनम रैंक के प्लेयर भी आ जाता है तो इसे वो बहुत ही आसानी के साथ हरा लेगा। इसलिए मैं अगर इसे फॉलो करता हूँ मेरा पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और जियान का घर का सीन दिखाया जाता है। सिया जियान से कहती है अंकल आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, चारों तरफ बस आपका ही चर्चा चल रहा है। मुझे लगता है आप कुछ ही दिन के अंदर इंटरनेशनल नेशनल गेम को खेल पाओगे और हमारे पास इससे पैसा भी आएगी। जियान कहता है पैसा कमाने के लिए मुझे कोई इंटरनेशनल गेम खेलने का जरूरत नहीं, मेरे पास इनफ पैसा है, लगभग 100,000 जीपी जो मैं लाइव स्ट्रीम करके कमाया हूँ। इस बात को सुनकर सिया बहुत ही हैरान होती है और सोचने लगते 100,000 जीपी मतलब $100,000 ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। इस बात को सोचती है खामोश हो जाती है। अब जियान उसके एपिक क्विज के बारे में सोचने लगता है शैडो क्वीन एक कौन है और शैडो क्वीन मुझसे करवाना क्या चाहता है और उसका असली मकसद क्या है। इस सब के बारे में सोचते सोचते जियान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अब जियान को इतना परेशान देख के सिया जियान से कहती है अंकल आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हो, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, हम दोनों फैमिली है, मैं आपका जरूर मदद करने का फुल कोशिश करूंगी। इस बात को सुनकर जियान कहती है असल में ऐसा कोई बात नहीं, मुझे एक एपिक क्विज मिली है जिसके अंदर मुझे शैडो क्वीन के कुछ मिशन को कंप्लीट करना है, इसलिए शैडो क्वीन के बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। इस बात को सुनकर सिया कहती है अंकल इतना सा बात आप मुझे पहले क्यों नहीं बताए, आप चिंता मत करो, मैं रात भर के अंदर शैडो क्वीन के बारे में सारे के सारे इंफॉर्मेशन निकाल लूंगी और सुबह आपको दे दूंगी। इस बात को सुनकर जियान भी ऐसा चला जाता है और उसके रूम के अंदर आ जाता है। आने की बात सोचते लगता है मैंने सिया को कुछ ज्यादा स्ट्रेस दे दिया, लेकिन वो इस काम से खुश है इसलिए मैं उसे करने दे सकता हूँ। तभी जियान के पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है आपका जो न्यू स्किल स्लॉट है उसके अंदर जल्द से एक स्किल को चूज करो। जियान हमें बताने लगता है ऐसे कुछ देर पहले उसने पूरे के पूरे 10,000 अचीवमेंट पॉइंट देके न्यू एक स्किल स्लॉट को बाय किया है। जियान उस स्किल स्लॉट ऑप्शन को ऑन करता है। उसके अंदर जियान के पास 3 ऑप्शन था। जियान उससे मैजिक क्लास को चूज करता है। जियान के बॉडी के चारों तरफ मैजिक सर्कुलेट होने लगती है और जियान कहता है मेरे हार्ट में मैं मैजिक को फील कर सकता हूँ। अब जियान हमें बताने लगता है सपोर्टर क्लास के बाद उसने मैजिक क्लास को हुई हवा में चूज नहीं किया। सपोर्टर क्लास के बाद मैजिक क्लास को चूज करने का उसके पास एक पुख्ता कारण था। सपोर्टर क्लास के डिवाइन एनर्जी और मैजिक क्लास के मैजिक एनर्जी को एक जगह पे फ्यूज करने के बाद वो अलग किस्म के एक पावर को क्रिएट कर सकता है। इसका नाम है फोर्स और जियान के हाथ के अंदर फोर्स की एनर्जी इकट्ठा होने लगती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। अब जियान हमें बताने लगता है उसे कैसे फोर्स के एनर्जी सोर्स के बारे में मालूम चला था। ऐसे कुछ साल पहले जियान के पास्ट में जियान जब बैरन के साथ ड्रिंक किया करता था, बैरन ड्रंक होने के बाद जियान के साथ बहुत सारे गुल मिल के बात करता था। ऐसे ही एक दिन बैरन ड्रंक होने के बाद जियान के साथ कुछ बात करने का कोशिश करता है। जियान
जियान कहता है इससे भी पहले मिस्टर बैरन आप इस बारे में मुझे बता चुके हो। बैरन कहता है ओ अच्छा, तो मैंने इस बारे में तुम्हें जरूर नहीं बताया, और उसके फोर्स के एनर्जी के साथ ग्राडू के बोतल को उड़ाने लगता है और उससे कहता है असल में मेरे पास दो स्किल स्लॉट है, एक है मैजिकल क्लास, एक है सपोर्टर क्लास। इन दोनों को फ्यूज करने के बाद मैंने एक न्यू पावर को क्रिएट किया, इसके नाम है फोर्स। इस बात को सुनकर जियान कहता है मिस्टर बैरन आपके सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके जवाब में बैरन कहता है असल में ये कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा डबल स्किल स्लॉट किसी के भी पास नहीं है और कोई भी डबल स्किल स्लॉट को ऑब्टेन नहीं कर सकता। अगर ऑब्टेन कर भी लेता है तब भी डिवाइन पावर और मैजिक पावर को एक साथ फ्यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं भी इस पावर को फ्यूज करने में फेल हो चुका था, उसके बाद भी मैंने फोर्स के एनर्जी को क्रिएट किया जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके साथ मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हूँ। इस बात को सुनकर जियान सोचता है फोर्स की एनर्जी इस कदर पावरफुल है, बैरन इसीलिए इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। अब एसोसिएशन शिफ्ट होता है और जियान को दिखाया जाता है जियान के हाथ के ऊपर फोर्स की एनर्जी थी, इसे जियान इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा था लेकिन जियान से ठीक से इकट्ठा नहीं हो रहा था। इस बात को नोटिस करके जियान कहता है मेरे हार्ट के अंदर जो मैजिकल एनर्जी है मुझे उसे ठीक से फ्लो करने देना पड़ेगा, अगर मेरा हार्ट पर ब्लॉक हो जाती है तो मेरा मौत यहीं पर ही हो जाएगी। इस बात को सोचती हुई जियान ठीक से फोर्स के एनर्जी को ऑब्टेन करने का कोशिश करता है लेकिन जियान से कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए फोर्स की एनर्जी वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। जियान सीधा जाके उसके डोर से टकरा जाता है। अब जियान उसी डोर के ऊपर अपने पीठ लगा के बैठ जाता है और सोचता है मैंने जो साउंड किया इससे सिया को मालूम ना चल जाए, इससे सिया बहुत ज्यादा घबरा जाएगी। अब जियान सोचता है वो फोर्स की एनर्जी को इकट्ठा करने में असल में गलती कहां पर कर रहा है। ऐसे ही सोचती है जियान को कुछ आइडिया आता है और जियान उसके बॉडी के अंदर ही फोर्स की एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और जियान बताने लगता है असल में फोर्स की एनर्जी डिवाइन पावर और मैजिकल पावर के मिक्स से बनता है। जियान अब तक मैजिकल पावर और फोर्स के पावर को उसके स्ट्रेंथ के साथ एक जगह पे मिक्स करने का कोशिश कर रहा था लेकिन ऐसा करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। असल में डिवाइन पावर आपके सिर के ऊपर इकट्ठा होता है और मैजिक पावर आपके हार्ट में। इन दोनों को फोर्सफुली मिक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन दोनों को बॉडी के अंदर फ्रीली मूव करने देना पड़ेगा और फ्रीली मूव करते करते ये दोनों आपके लोअर बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लगेगी। लेकिन तभी अचानक से जियान से कुछ तो गलती हो जाता है और जियान के डेंटियन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी घुस जाती है, इससे जियान को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी जियान के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है आपके बॉडी इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है आप फोर्स के एनर्जी को ऑब्टेन कर सको, आपका बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। इससे जियान को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और जियान बहुत ज्यादा चीख रहा था। अब हमें बताया जाता है जियान ने इस काम में गलती का बार किया। असल में फोर्स के एनर्जी को इकट्ठा करने में जियान ने सोचा था वो अगर उसके मार्शल पावर को थोड़ा सा यूज करे इससे तो उससे थोड़ा सा आसानी होगा, लेकिन यही पर उसने गलती किया। फोर्स के एनर्जी के अंदर दो एनर्जी है लेकिन उसने थर्ड एनर्जी को मिक्स कर दिया, इससे एनर्जी का ओवरफ्लो हो गई और जियान के बॉडी के अंदर डेंटियन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी घुस गई, इससे जियान को दर्द होने लगता है और जियान बहुत ही जोर जोर से चीख रहा था और ये साउंड सिया को भी आ जाती है। इस साउंड को सुन के सिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सीधा भागती उसके अंकल के रूम की तरफ जाने लगती है और सोचती है अंकल आपका कुछ भी नहीं हो सकता, मैं आपको जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। और जियान के रूम को ओपन करता है और बहुत ज्यादा हैरान होती है। अब अगले ही पैनल में सिया उसके अंकल के सिर में बर्फ पानी में डुबाया हुआ पट्टी दे रही थी और उसके अंकल से कहती है अंकल आप श्योर हो ना, आपका बस सिर ही दर्द कर रहा था, आप इतना ज्यादा चीख क्यों रहे थे। इस बात को सुनकर जियान थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है हाँ मेरा बस सिर दर्द कर रहा था इसलिए मैं चीख रहा था। लेकिन जियान की इस बात से सिया थोड़ा सा शॉक होती है और कहती है अंकल आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो, आप मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, आप बस मेरा अकेला फैमिली मेंबर हो, अगर आपका कुछ भी हो जाता है तो मैं क्या करूंगी। इस बात को सुनकर जियान भी थोड़ा सा उदास हो जाता है और सोचता है सिया एक ऐसा बात है जो मैं तुमसे कभी कह नहीं सकता और सिया से कहता है सिया मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा ट्रबल और चिंता में ला दिया। तभी सिया भी समझ जाती है उसका अंकल बिल्कुल सेफ है, इसलिए जियान के पेट के ऊपर एक पंच करती है और उसके अंकल से कहती है अंकल आप चिंता मत करो, मैं सुबह के अंदर शैडो क्वीन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगी। इस बात को कहती हुई सिया यहाँ से चला जाती है। सिया यहाँ से जाने के बाद जियान थोड़ा सा राहत का सांस लेता है और सोचता है अब उसके बाद वो क्या क्या करेगा। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है वो जो प्रोसेस कर रहा था उसमें फेल हो चुका है, इससे उसके बॉडी में बहुत ज्यादा हार्म आया है। लेकिन जियान एक बात को नोटिस करता है इस प्रोसेसर में फेल होने के बाद भी जियान फोर्स के एनर्जी को यूज कर पा रहा है। जियान फोर्स के एनर्जी को यूज करके उसके पास में जो कपड़ा था उसे निचोड़ने लगता है। जियान सोचता है मैं कैसे फोर्स के एनर्जी को यूज कर सकता हूँ। इस बात को सोचती है जियान उसके स्टार्स विंडो को ओपन करता है जिसके अंदर जियान ने फोर्स को ऑब्टेन कर चुका था। जियान का फोर्स भी 14 में जा चुका था, उसके साथ साथ जियान का डिवाइन पावर मार्शल पावर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। जियान इसीलिए डिवाइन पावर को और थोड़ा सा अचीवमेंट पॉइंट देख के आगे बढ़ा देता है। उसके सारे के सारे स्टेटस को देख के जियान थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचता है मेरे ऐसे यूनिक स्टैट के साथ मैं बहुत ज्यादा ओवर पावर हो चुकी हूँ। इसके बाद जियान सोचता है उसके मैजिक पावर को यूज करेगा, इसीलिए उसके हाथ में एक फायरबॉल को बुलाता है। उसके हाथ में फायरबॉल बहुत जल्दी बुझ जाती है और जियान के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है आप मैजिक पावर को यूज करने में लैग कर रहे हो, इस मैच को
जानने के बाद जियान बहुत ही अजीब सा फेस बनाता है। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब जियान का धीरे धीरे आंख खोलती है, जियान के पास एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है कल तुमने फोर्स को ऑब्टेन किया था, इसके रिवॉर्ड में तुम्हें 2 सीक्रेट का वेपन मिलता है। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में आप पढ़ सकते हो। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि कहानी में इसका काम ज्यादा नहीं है। अब जियान उसके आंख को घसते घसते ड्राइंग रूम के अंदर आता है, जहाँ पर सिया पहले से बैठी हुई थी। सिया का पूरे के पूरे डार्क सर्कल बन चुकी थी। सिया को देख के ऐसा लग रही थी जैसे कि वो रात भर नहीं सोई थी। जियान सिया को देखते हुए कहती है, सिया क्या तुम रात भर नहीं सोए थे? इसके जवाब में सिया कहती है, असल में मैं शैडो क्वीन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर ली थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा देर हो चुकी है। मैं अभी के अभी सोने आई हूं, लेकिन शैडो क्वीन के बारे में मुझे कुछ बातें मालूम चला है। अब जियान भी सिया के कंप्यूटर के अंदर देखने लगती है, जब पर सिया जियान से बोलती है, देखो हमारा 17 के से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुकी है। इसे देख के जियान कहता है, क्या तुम ये दिखाने के लिए मुझे बुलाए हो? सिया कहती है, ऐसा कोई भी बात नहीं, और जियान को एक तस्वीर को दिखाने लगती है जिसके अंदर 2 एल्फ क्वीन बैठी हुई थी। जियान कहता है, इसके अंदर शैडो क्वीन कौन सा है? सिया कहती है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन डार्क एल्फ को देखो, उसका ड्रेसअप देख के मुझे ऐसा लग रही है जैसे कि वही शैडो क्वीन है। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन देख के जियान सिया से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। सिया कहती है, ऐसा कोई बात नहीं, असल में मेरे डैड के लिए भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती थी, इसलिए इसका भी मुझे पहले से तजुर्बा है। और सिया के मुंह से उसके डैड के नाम सुन के जियान थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और स्वॉर्ड किंग के तस्वीर को देखने लगता है। देखते सोचता है, बास्टर्ड तुम्हारे पास इतना अच्छा और इतना पीटी लड़की है, इसे छोड़ के तुम जापान में जा चुको, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और इस बात को सोचती हुई जियान को एक बात याद आता है, उसके घर में जब गवर्नमेंट का ऑफिसर आया था उसने बताया था स्वॉर्ड किंग जिस लड़की के पीछे जापान में गया है वो लड़की भी एक एसएस क्लास का प्लेयर है, इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, इसके माउथ से वो लड़कों को कंट्रोल कर सकता है। इस बात को सुनकर जियान बहुत ही शॉक होता है और कहता है, आप क्या बताना चाह रहे हो? वो लड़की स्वॉर्ड किंग को कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट का ऑफिसर कहता है, ऐसा मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, ऐसा लेकिन हो भी सकता है। और आपको क्या लगता है, वो लड़की क्या स्वॉर्ड किंग को कंट्रोल कर रहा है? जियान क्या स्वॉर्ड किंग को फिर से कोरिया में लौटा पाएगा? ये सब के बारे में अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही बड़ी एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब